तो कल हम डिस्कशन कर रहे थे एग्ज़ाम सप्लाइज़ की, और उस पर हमने तमाम चीज़ें जो है थी वो कंप्लीट कर ली थी कि एग्ज़ाम सप्लाइज़ क्या होती हैं और कब होती हैं। हमने कहा था कि हम सेल्स टैक्स को हमने दो डोमेन्स में डिवाइड कर दिया था। एक डोमेन थी जो टैक्सेबल थी और दूसरी क्या थी, एग्ज़ाम थी। मतलब पूरा सेल्स टैक्स जो है, मुकम्मल सेल्स टैक्स, उसकी दो डिवीज़न्स हैं। यहाँ तो चीज़ एग्ज़ाम्प्ट होगी, यहाँ चीज़ क्या होगी, टैक्सेबल होगी। ये हम हो गया कि हमें चल गया पता कि यार ये चीज़ें एग्जाम्प्ट हैं, इन्हें बेचोगे, इन्हें ख़रीदोगे, इसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। ये बड़ी छोटी सी दुनिया थी। अब हम एंटर होते हैं इस दुनिया में जो है टैक्सेबल, कि ये वो चीज़ें होंगी जब भी हम इनको सेल करेंगे, जब भी हम इनको करेंगे, देंगे, बेचेंगे, तो फिर क्या होगा, इस पर टैक्स जो है वो चार्ज हो रहा होगा। अब ये टैक्सेबल की दुनिया इतनी बड़ी जितनी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। टैक्स मल्टीपल वेज में क्या हो रहा होगा, चार्ज हो रहा होता है, जिसमें हमने देखना है नॉर्मल सेल्स से चार्ज होगा, फिर हम देखेंगे कि हम उसको, फिर हम देखेंगे थर्ड आइटम ऊपर सेल्स इस तरह से चार्ज होता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे नाइन्थ स्केजुअल आइटम्स की बात करेंगे, कैपेसिटी टैक्स कैसे हम लगाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब हमने क्या करनी है, यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करनी है। एक तो हमारे पास नॉर्मल सिनेरियोज़ है। नॉर्मल का मतलब है कि जब भी आप चीज़ें वगैरह बेच, तो पाकिस्तान में रेट क्या है सेल्स टैक्स का, 17% हम गुड्स पर रेट चार्ज कर रहे होंगे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ गुड्स हैं जिस पर टैक्स, फिर हम देखेंगे कि रिटेल आइटम्स हमारी कैसे मूव होती हैं, किस तरह से हम इनको कैलकुलेट करते हैं, उस रेट होते हैं, क्यों होते हैं, किस फॉल कर रहे हैं। जैसे आप कोई भी फ्लेवर लेते हैं, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे चीज़ वगैरह लेते हैं, उसके ऊपर 10% रेट टैक्स का। सीमेंट के ऊपर रेट 2% है, फर्टिलाइज़र्स के ऊपर रेट जो है वो 2% होता है सेल्स टैक्स का, कॉटन के ऊपर रेट जो है 5% का है, इंपोर्टेड मशीनरी पे रेट 10% का होता है। तो सेल्स टैक्स तो चार्ज हो रहा है, लेकिन नॉर्मल से कम रेट के ऊपर हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम फिक्स्ड अमाउंट में टैक्स चार्ज करते हैं। मैं फ़िक्स रेट की बात नहीं कर रहा, मैं फ़िक्स अमाउंट की बात कर रहा हूँ। जैसे आपकी सिम कार्ड है, एक सिम कार्ड जब एक्टिवेट होती है ना पाकिस्तान में, तो कंपनी उसका 250 रुपये टैक्स पे करती है हुकूमत को। तो जो कंपनी होती है वो सिम कार्ड की एक्टिवेशन के ऊपर 250 रुपीज़ फिक्स टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को। मोबाइल फ़ोन्स की एक्टिवेशन के ऊपर जो है फिक्स टैक्स पे किया जा रहा होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा कैपेसिटी टैक्स क्या होता है, जो कि ऊपर लगाते हैं, जो हम कैपेसिटी के ऊपर लगा रहे होते हैं। आप सेल ना सेल करें, आप टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे ये जो ब्रिक मैन्युफैक्चर होते हैं, जो ईंटें बना रहे होते हैं, जो भट्टा होता है, वो उनकी ईंटें बिके ना बिके, उनको हर महीने 1500 रुपये हुकूमत को पे करना होता है, 2000 पे करना होता है, 8500 पे करना होता है। स्टील मिल्स हैं, वो स्टील बनाती हैं, नहीं बिकता, वो अपनी प्रोडक्शन के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे होते हैं। तो ये सेल्स टैक्स सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि 17% पे हम टैक्स चार्ज करें, तो उसको पूरा हमने क्या किया हुआ, उसको फैलाया हुआ है। नॉर्मल होंगी, रेटेड क्या होंगे, थर्ड स्केजुअल कौन सी हैं, रिड्यूस स्केजुअल कौन सी हैं, नाइन्थ स्केजुअल कौन सी आती हैं, कैपेसिटी होता है, तमाम चीज़ें हमारे किस में टैक्सेबल में। टैक्सेबल का मतलब है कि हम इनके ऊपर क्या कर रहे हैं, हम इनके ऊपर टैक्स तो चार्ज कर रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ रेट्स हैं, मुख्तलिफ वेज में हम क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर अपना टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं। तो 17% रेट तो है, वो नॉर्मल है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हम अदर देन 17% रेट के ऊपर चीज़ें डील कर रहे होते हैं। तो अब हम किसको डील करने लगे हैं, अब हम डील करने लगे हैं अपनी टैक्सेबल सप्लाइज को, कि जिनके ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, हम जिनके ऊपर टैक्स चार्ज उसको देखते हैं। अब इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, जो पेपर में आती हैं, वो दो ही हैं। ये दो वर्किंग के लिहाज से
सुपर इम्पॉर्टेंट है। क्यों? न्यूमेरिकल का सारा आप इसके ऊपर बेस कर रहा होगा, ये होगा, और ये इसमें सवाल आता ही आता है। इसमें से हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन इसमें ना आया तो एग्जामिनर को हो जाए, तो इसमें से उसने क्वेश्चन पूछना, चाहे थ्योरेटिकल पूछे चाहे न्यूमेरिकल एडजस्टमेंट पूछे, उसने पूछना ही पूछना है। एग्जाम सप्लाई भी उसने पूछनी होती है। तो बड़ा ये डिफाइंड एरिया है कि हर अटेम्प्ट में चीज़ें आ ही रही हैं, तो आप इन्हें अगर इसे ही कर दो तो आपका सेल्स टैक्स का जो पोर्शन है बड़ा अच्छा होता है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इससे शुरू करते हैं और अब हम सेल्स टैक्स को देखते हैं कि कैसे इसकी वर्किंग होती है, किस तरह चल रहा होता है। हम ओवरव्यू लेते हैं कि सेल्स टैक्स हमारे मुल्क में उसका मैकेनिज़्म क्या है, किस तरह से हम उसको लेके चल रहे हैं, उसका हम ओवरव्यू लेते हैं। अच्छा, सेल्स टैक्स को ना हम कह रहे होते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, वैट कह रहे होते हैं। सेल्स टैक्स को हम मल्टी स्टेज टैक्स भी कहते हैं, और सेल टैक्स को हम क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स भी कह रहे होते हैं। तो सेल्स टैक्स के 3 नाम जो हैं वो सेल्स टैक्स के अलावा हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो आपने अक्सर देखा होगा ना, एक बहुत बड़ा सीन है कि आपका नाम क्या है, अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, तो वही सीन है कि सेल्स टैक्स भी है, सेल्स टैक्स भी है। सेल्स टैक्स को हम वैल्यू एडेड टैक्स भी कह रहे होते हैं। सेल्स टैक्स को हम मल्टी स्टेज टैक्स भी कह रहे होते हैं। सेल्स टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स भी कह रहे होते हैं। तो इसका मल्टीपल पर्सनैलिटी सिंड्रोम जो है वो इसका चल रहा होता है सेल्स टैक्स का। अब इसको हम देखते हैं कि इसको हम वैट क्यों कहते हैं, या हम इसको मल्टी स्टेज टैक्स क्यों कहते हैं, इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं। याद है चैप्टर 1 में मैंने कहा था कि यदि हम सेल्स टैक्स स्टार्ट करेंगे देन यू विल गेट दैट कि हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कह रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि सेल्स टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहला रहा होता है और किस तरह से हमारी सप्लाई चेन चल रही होती है। सप्लाई चेन याद है, इंपोर्टर से लेके एंड कंज्यूमर तक हमने क्या करना है, चीज़ों को लेके चलना होता है। ये आपके सामने ना एक सप्लाई चेन नज़र आ रही है। इस सप्लाई चेन में हमने क्या देखना है कि कोई भी गुड्स जो हैं, कोई भी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उनको हमने इंपोर्टर से लेके शुरू करना है और हमने कहाँ तक जाना है, एंड कंज्यूमर तक जाना है। और अब उसको हम देखेंगे कैसे वो चल रही है और कैसे नहीं चल रही होती, उसको हम देखते हैं, और टैक्स कैसे पास होगा वो देखते हैं। हमारी इस सप्लाई चेन में जो अजम्पशन है वो क्या है कि इस सप्लाई चेन में एवरी पर्सन इज़ रजिस्टर्ड पर्सन। हर पर्सन कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन है। और आपको पता है जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो क्या कर रहा होगा, वो आउटपुट टैक्स अपना लेगा, इनपुट जो उसने पे किया होगा वो उसमें से लेस करेगा, और रिमेनिंग अमाउंट क्या होगी डिपार्टमेंट को पे कर देगा। इसे हम इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट भी कहते हैं, इसे हम इनपुट टैक्स क्लेम करना भी कह रहे होते हैं। ये हमने कल बात की थी। अब ये हमारे पास ना एक सप्लाई चेन है। हाइपोथेटिकली इस सप्लाई चेन में हमने क्या एज्यूम किया होगा कि हर बंदा जो है वो रजिस्टर्ड है। अब सप्लाई चेन शुरू होती है इंपोर्टर से। इंपोर्टर ने गुड्स इंपोर्ट की 9,200 की, कितने की, 9,200 की। जब उसने गुड्स इंपोर्ट की होंगी, इंपोर्ट हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए कस्टम वगैरह में बीच में ऐड नहीं कर रहा, और हम कस्टम बीच में लेंगे भी नहीं। 9,200 की जब उसने गुड्स इंपोर्ट की, डिपार्टमेंट वाले आगे होंगे, भाई सेल्स टैक्स निकालो, आपने गुड्स इंपोर्ट की हैं, 17% क्या लेंगे, सेल्स टैक्स लेंगे, कितना बनेगा 1564। ये इंपोर्टर के लिए कौन सा टैक्स है, ये इंपोर्टर का टैक्स कौन सा कहला रहा है, इनपुट टैक्स कहला रहा होगा। मतलब इंपोर्टर कहेगा कि यार ये मैंने 9,200 की गुड्स परचेज की, इसके ऊपर मैंने 1564 का टैक्स पे किया, मुझे ये गुड्स कितने की पड़ी होंगी, 10764। इसको इतने की गुड्स ये पड़ी हैं जिसमें से ये गुड्स की प्राइस है और ये टैक्स की प्राइस है। इससे पता है ये मैंने टैक्स पे किया है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका इनपुट टैक्स कहला रहा होगा। अब इसने क्या करना है, इसने आगे कर देनी है, ये गुड्स को सेल कर देनी है। अब उसने 9,200 की गुड्स ली हैं, तो क्या इतने की बेचेगा, नहीं, प्रॉफिट लेगा। प्रॉफिट के ऊपर वो आगे गुड्स सेल कर रहा है 11,000 रुपये की। आगे इसके पास कोई दूसरा बंदा आया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है होलसेलर,
उसको इसने कहा कि यार ये सामान है लेना है, उसने कहा जी लेना है, कितने का दोगे? 11,000 रुपये का दूंगा। उसने कहा जी 11,000 रुपया, ठीक है पकड़ाएं। इसने इनवाइस बनाई होगी, ये रसीद बनाई है, यहाँ पे रेट लिखा, ये 11,000 है। उसने कहा ठीक है जी ये पैसे पकड़े। उसने कहा भाई क्यों? सेल्स टैक्स भी चार्ज करना है, बिकॉज मैं तो रजिस्टर्ड पर्सन हूँ। तो 11,000 पे 17% GST लगाया, कितना आएगा? 1870। और टोटल कितना बिल बन जाएगा? 12870। ये 12870 की इनवाइस क्या कर दी होगी इसने? ये जो है आपका होल सेलर, इसको पकड़ा दी होगी 12,870 रुपये की। और उस इनवाइस पर लिखा हुआ था कि ये जो मैं सामान बेच रहा हूँ वो 11,000 रुपये का है और इसमें सेल्स टैक्स कितना है? 1870 है। अब ये जो 1870 इस इम्पोर्टर को मिला, ये इसने कस्टमर से रिसीव किया, इसे हम क्या कहेंगे? आउटपुट टैक्स कहेंगे। ये हमारा क्या कहला रहा होगा? अब हमने क्या करनी है? इम्पोर्टर क्या करेगा? महीना ख़त्म हो गया, क्योंकि सेल्स टैक्स की रिटर्न कब जाती है? महीने के बाद। महीना ख़त्म हो गया, महीना एंड हो गया, आगे सेल टैक्स वाले, हाँ बताओ कितनी सेल्स की हैं, कितनी परचेजेस की हैं, हिसाब किताब करो। उसने कहा ठीक है भाईजान हिसाब किताब कर लो। मेरा आउटपुट टैक्स जो मैंने एक सेल की थी, मैंने कस्टमर से कितना रिसीव किया? 1870। जो मैंने इनपुट टैक्स पे किया था वो कितना था? 1564। मैं अब आउटपुट टैक्स में से ये इनपुट टैक्स एडजस्ट कर लूँगा। रिमेनिंग अमाउंट कितनी बनती है? 306। ये क्या कर दूंगा? मैं सेल्स टैक्स वालों को पे कर दूंगा कि भाईजान ये आपके पैसे हैं, ये पकड़ें और आप आगे चलते जाएं। तो इम्पोर्टर जो सप्लाई चेन में पहला बंदा था, उसने 306 रुपये क्या कर दिया? टैक्स पे कर दिया, बैलेंसिंग। इनपुट भी पे किया था पहले उसने और बाद में उसने एडिशनल टैक्स पे कर दिया, तो ये चला गया गवर्नमेंट के पास। अब बारी किसकी आ गई है? अगले बंदे की। वो कौन है? होलसेलर। अब इसने क्या किया हुआ है? होलसेलर ने ये सामान परचेज करके लाया होलसेलर, इसके पास इनवॉइस पड़ी हुई है। इसने कहा कि मैंने 11,000 रुपये का ये सामान परचेज किया है और मैं टैक्स कितना पे करके आया हूँ? 1870। तो होलसेलर के लिए ये 1870 क्या बन जाएगा? इनपुट टैक्स बन जाएगा, बिकॉज इसने पे किया है। तो इट मीन्स इसका जो आउटपुट है वो इसका क्या बन रहा होगा? इनपुट बन रहा होगा। तो अगर एक पर्सन का जो आउटपुट टैक्स है वो अगले बंदे का क्या होता है? इनपुट, क्योंकि उसने पे किया है, उसने रिसीव किया है। अब इसने क्या किया? 1870 इनपुट टैक्स पे कर दिया। अब ये आगे जाता है कि यार मेरे पास सामान पड़ा हुआ है, मैंने आगे बेचना है। आगे आ जाता है मैन्युफैक्चरर कि जी मुझे सामान बेच दो। 11 के लिए 11 का बेचेगा, ऊपर लेगा पैसे। वो कहता है ठीक है जी आप आए सामान ले लें मेरे से, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं 11,600 का आपको सामान बेचूंगा, मैं 600 रुपये प्रॉफिट ले रहा हूँ आपसे, बड़ा मिनिमम सा प्रॉफिट ले रहा हूँ। कहता है ठीक है जी बिल बना दें। बिल बनाता है, 11,600 के ऊपर 17% टैक्स चार्ज करता है, कितना बनेगा? 197। ये हो गया इसका आउटपुट टैक्स। ये इसने कस्टमर से रिसीव किया 1972, ये इसने 1870 पे किया हुआ था। तो क्या किया होगा इसने? जब इसके पास से 1972 रुपये आए, इसने उस 1972 रुपये में से अपने 187 साइड पे कर लिए जो इसने पे किए हुए हैं। रिमेनिंग कितने से? 10। ये क्या करेगा? ये हुकूमत को पे कर देगा कि ये मेरी सेल्स टैक्स लाइबिलिटी है, ये आपके पास पैसे आ गए हैं, मैंने अपना इनपुट टैक्स जो है था वो सारा क्या कर लिया? एडजस्ट कर लिया। अब मैन्युफैक्चरर के पास क्या हुआ? मैन्युफैक्चरर ने ये 11,600 रुपये क्या कर लिया? सामान खरीद लिया कि 11,600 रुपये का मैं सामान ले आया हूँ। और उसके पास रसीद पड़ी हुई है, इनवॉइस पड़ी हुई है। उस इनवॉइस पे लिखा हुआ है कि मैंने 1972 क्या किया है? टैक्स भी पे किया है। तो ये 1972 क्या बनेगा? मैन्युफैक्चरर के लिए इनपुट टैक्स बन जाएगा। अब ये मैन्युफैक्चरर के पास क्या आया हुआ है? रॉ मटेरियल आया है। अब इस पर प्रोसेस करेगा, मटेरियल लगाएगा, लेबर लगाएगा, ओवरहेड लगाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर होगी, तो फिनिश गुड बना के क्या करेगा? आगे बेच देगा। अब ये 11,600 का सामान लिया, सारा कुछ एक्सपेंसेस वगैरह किए, इसने कहा जी मेरा सामान बना है 23,600 का। रॉ मटेरियल लिया, तमाम मैन्युफैक्चरिंग की, और इसने कहा अब जो मैंने गुड्स तैयार कर ली हैं मैं कितने की बेचूंगा? मैं 23,600 की बेचूंगा। मैन्युफैक्चर कितने की सेल करेगा? 23,600 की। अब इसके ऊपर वो क्या लेगा? 17% सेल्स टैक्स लेगा। कितना बनेगा? 40
4012 इसको क्या मिलेगा, आउटपुट टैक्स मिलेगा। मैन्युफैक्चरर ने कितना टैक्स पे किया था, इनपुट 1972, तो वो इस आउटपुट में से अपना 1972 लेस करवा देगा, रिमेनिंग कितना होगा 2। ये क्या कर देगा, हुकूमत को पे कर देगा कि ये आपकी क्या है, सेल्स टैक्स लायबिलिटी है, आप इसको पकड़ें और मुझे जान छोड़ दें। अब अगला बंदा जिसने मैन्युफैक्चरर से लिए हैं उसने क्या किया होगा, उसने 23,600 पे किया होगा और साथ उसने 4,012 रुपये टैक्स भी पे किया होगा। अब उसने सामान ले लिया है, उसने आगे बेचना है, वो भी थोड़ा बहुत मार्जिन लेगा। अब मार्जिन कम होगा, इतना मार्जिन नहीं होता क्योंकि मैन्युफैक्चरर के पास मार्जिन होते हैं, उसके पास मार्जिन जो होते हैं उनके लोगों के पास कम होते हैं। तो उसने 23,600 का सामान लिया, 4,012 रुपये टैक्स पे किया था, तो उसका क्या होगा 4,012 इनपुट टैक्स हो गया। अब वो कहता है मैं 24,000 रुपये का सामान आगे बेचूंगा, तो जब वो 24,000 का सामान बेचेगा तो उसके ऊपर वो टैक्स कितना ले रहा है, 4,080 का ले रहा है। आउटपुट टैक्स लेस इनपुट टैक्स, रिमेनिंग 68 रुपीज़ कौन पे कर देगा, हुकूमत को पे कर देगा। अब इस होलसेलर से किसने बाय कर लिया, रिटेलर ने 24,000 रुपये की गुड्स लेके आया, 4,080 रुपये टैक्स पे करके आया। अब इसके पास सामान पड़ा हुआ है, किसके पास पहुंच गया, रिटेलर के पास। जब रिटेलर के पास सामान पहुंच गया है तो अब क्या होगा, अब उसके पास कौन जाएगा, अब उसके पास एंड कंज्यूमर जा रहा होगा। उसके पास अब कौन जाएगा, एंड कंज्यूमर। एंड कंज्यूमर हम लोग हैं। एंड कंज्यूमर का मतलब क्या है कि हमने ये चीज़ ख़रीदनी है और हमने अब इस्तेमाल करनी है। इनमें से किसी ने क्या चीज़ इस्तेमाल की है, ये आगे बेचते रहे हैं। ये है वो बंदा जिसने वो क्या करनी है, चीज़ इस्तेमाल करनी है। अब ये जाता है दुकानदार के पास, कहता है जी ये चीज़ कितने की है, कहता है जी 24,600 की। मुझे कितने की चीज़ दोगे, 24,600 की। 24,600 का जब वो सुनता है वो कहता है ठीक है पकड़ें पैसे, बिल बना दें। जब बिल बनता है तो इसके ऊपर 17% क्या होता है, टैक्स भी चार्ज होता है। कितना बनेगा, 4, ये भी बिल में ऐड होता है, तो टोटल बिल कितना पे करेगा ये 28,782 रुपये देगा और सामान लेके आ जाएगा ये। अब जो रिटेलर था उसने इससे 4182 रिसीव किया। रिटेलर ने कितना पे किया हुआ था, रिटेलर ने पे किया था 4080 102 रुपये क्या कर देगा, वो हुकूमत को पे कर देगा। अब बारी आ गई है एंड कंज्यूमर की। एंड कंज्यूमर वो सामान लेके आ गया। एंड कंज्यूमर ने इस प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैक्स पे किया, 4,182। ज़रा देखें जब हम इसमें वैल्यू एडिशन कर रहे थे इंपोर्ट से लेके एंड कंज्यूमर तक, इन सब का सम करें, टैक्स बन कितना रहा था एक्चुअली, क्या इन सब का सम 4182 बन रहा था, क्या इन सब का सम 4182 बन रहा है। अब देखा जाए तो इस सप्लाई चेन में एंड कंज्यूमर से पहले क्या किसी भी पर्सन ने अपनी पॉकेट से 1 रुपये टैक्स पे किया, किसी भी बंदे ने अपनी जेब से हुकूमत को क्या 1 रुपया भी पे किया। जैसे अगर इसने 1564 पे किया सबसे पहले, जब इसने आगे बेचा इसने कितना रिसीव किया 1870। इसने सारे के सारे अपने पैसे क्या कर लिए, बीच में से एडजस्ट कर लिए, तो इसकी जेब पे कोई फ़र्क पड़ा। जो इसने एक्स्ट्रा पैसे लिए वो इसने गवर्नमेंट को पे कर दिया। इसने 1870 टैक्स पे किया, जब इसने आगे बेचा कितना टैक्स लिया 1972। इसने इस 1972 से सारा टैक्स क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। क्या इसकी जेब पे कोई फ़र्क पड़ा, इसके पास तो इसका 1870 जैसे सेल की सारा वापस आ गया, तो इसका तो बैलेंस वहाँ पे खड़ा हुआ है, इसकी पॉकेट से कुछ भी नहीं गया। यहाँ पे भी, यहाँ इवन इसने 4,012 रुपये इनपुट टैक्स पे किया। अब दुकानदार तो मर जाएगा इतना टैक्स पे करके, उसका टेंशन ही कोई नहीं। क्यों, जब उसने आगे सेल की तो उससे 4,080 रुपये ले लिए, उस 4,080 से अपना 4,012 रुपये एडजस्ट किए, बाकी जो है उसने पे कर दिए। तो इन सब लोगों की पॉकेट के ऊपर तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा। वो जितना पे कर रहे हैं उतना ही क्या कर रहे थे, एडजस्ट करते जा रहे हैं। तो इंपोर्टर से लेके रिटेलर तक किसी की पॉकेट में से 1 रुपया भी टैक्स नहीं गया है। क्या किसी ने भी लायबिलिटी बेयर की है, किसी के भी कैश फ्लो में कमी आई है?
हर एक को उसकी अमाउंट रिकवर हो गई है, हर एक ने अपना टैक्स एडजस्ट कर लिया है, पकड़ा कौन गया? इस पूरी सप्लाई चेन में, इस प्रोडक्ट में इंपोर्ट से लेके जब 9,200 की इंपोर्ट की थी और जब हमने 24,600 का बेचा, इस पे टोटल टैक्स कितना बनता था? 4,182 रुपये। वो सारे का सारा किसने बेयर किया है? ये है इनडायरेक्ट टैक्स। इसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं कि ये सारे लोग बच गए हैं, इनकी जेब पे कोई असर नहीं हुआ, सारे का सारा किसने बर्डन बेयर किया है? एंड कंज्यूमर ने। तो इनडायरेक्टली किससे टैक्स ले रही है? इससे ले रही है। तो ये हमारा सेल्स टैक्स क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट टैक्स कहला रहा होता है। तो जो है ना सेल्स टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं? आप समझ आई कि सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्यों होता है? ये सबसे बड़ी ज्यादती है आपके कस्टमर के साथ। सर, जो रिटेल आइटम होती है उनके ऊपर मेंशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग मेंशन करके भेजता है टैक्स और प्राइस, तो वो ये तो सब्जेक्ट टू कि वो सब प्राइस क्या रखेंगे अगला। तो अभी रिटेल पढ़ते हैं, मैं रिटेल बता दूँ। रिटेल आइटम जिसकी हम बात करें ना आप, जैसे वो टिश्यू बॉक्स उसने लेके आए थे, उसमें इसमें क्या फ़र्क है? उसमें छोटा सा फ़र्क है। अभी हम जा रहे हैं, इसके बाद अगली एग्जाम्पल में ना हम वहाँ मूव होना शुरू हो जाएंगे। ये समझ आई कि ये एंड कंज्यूमर साथ कितनी ज़्यादती है। आप लोग समझ रहे हैं ये जो हमारी हुकूमत में आते हैं ना, मैन्युफैक्चर ताजर जी हम मर गए, सेल्स टैक्स लगा दिया, ये वो, उनके अकाउंट्स में 1 रुपये का भी फ़र्क नहीं आ रहा होता। वो सेल्स टैक्स 10% करें, 20 करें, उनकी जेब में से कुछ नहीं निकलना। मरना किसने है? एंड कंज्यूमर ने, जो एंड पे आवाम होती है। अब आपको एक सवाल का जवाब देता हूँ। जब हम सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो उसमें आपने कहा था कि मैन्युफैक्चरर जब अपने एम्प्लॉय को फ्री में चीज़ बेच रहा है, उसको सप्लाई भी मानते हैं और उससे हम टैक्स भी लेते हैं मैन्युफैक्चरर से। लेकिन अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, वो कोई सामान ख़रीद के लेके आया है और वो अपने एम्प्लॉय को फ्री में दे देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सप्लाई नहीं मानते। सप्लाई तो मानते हैं, टैक्स नहीं लेते। तो रीज़न ये थी। अब देखिए, ये मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने चीज़ बनाई है, उसने आगे क्या करनी है? पहली सप्लाई करनी थी। उसने पहली सप्लाई क्या की है? अपने एम्प्लॉय को फ्री में दे दी है। तो वो टैक्स बेशक एम्प्लॉय ने नहीं दिया, वो किसने दिया होगा? मालिक दे देगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर जब खरीद के ले आया ना, तो डिस्ट्रीब्यूटर बीइंग एन एंड कंज्यूमर खरीद के लेके आ रहा है। वो जब वो डिस्ट्रीब्यूटर वो फ्रिज लेके आ रहा था, तो डिस्ट्रीब्यूटर बीइंग एन एंड कंज्यूमर लेके आ रहा है। तो जब एंड कंज्यूमर चीज़ लेके आ रहा है ना, तो फिर वो, अब देखिए, अगर ये कस्टमर ने लिया है, उसने 4,182 रुपये टैक्स पे किया है, जब ये आगे बेचेगा तो ये आगे टैक्स नहीं ले सकता किसी से भी। बेशक इसने 24,600 का सामान लिया, आगे 25 का बेच दे, लेकिन ये चूंकि इसने एज अ एंड कंज्यूमर लिया है, अब ये आगे किसी से भी टैक्स नहीं ले सकता। तो वहाँ पे उसका जवाब ये था कि जो वो डिस्ट्रीब्यूटर था, वो बीइंग एन एंड कंज्यूमर फ्रिज लेके आ रहा था, अब चूंकि वो आगे दे रहा है तो वो टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। लेकिन मैन्युफैक्चरर के पास, जैसे हमने कल एग्जांपल पढ़ी थी वो टी मैन्युफैक्चरर वाली, कि टी मैन्युफैक्चरर अगर अपने कैंटीन के ऊपर फ्री में चाय रख देता है, अपने एम्प्लॉय को चाय पिला देता है, वही उसकी सप्लाई है, वो फर्स्ट टाइम निकाल रहा है। लेकिन अगर ऑफिस वाले लेके आते हैं, चाय की पत्ती लेके आते हैं, ये एंड कंज्यूमर लेके आ रहे हैं, ये मुझे पिला रहे हैं, तो ये मेरा टैक्स चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे गेम किसकी आ जाती है? एंड कंज्यूमर की। जब आप एंड कंज्यूमर के तौर पे कोई चीज़ ले रहे हैं ना, फिर आप आगे फ्री में दे दें, पैसे लेके दे दें, आप अगले बंदे से टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। तो इस पूरी सप्लाई चेन में एंड कंज्यूमर ये था। अब इसके हमने 3 नाम लिखे थे, इससे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। समझ आई क्यों कहते हैं? उस एक और इसका नाम लिखा हुआ था वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब क्या है? देखो, इसने सामान कितने का लिया था? 9,200 का। ये कितने का बेच रहा है आगे? 11,000 का। 11 का बेच रहा था ना? हाँ। ये कितनी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं? 1800। ज़रा इसका 17% ले, कितना बनता है? तो जो ये हुकूमत को अपना इनपुट टैक्स एडजस्ट करने के बाद पे कर रहा है, वो 306 ही कर रहा है। अब जो बंदा जितने का सामान ले रहा है और ऊपर जितने पैसे रख के बेच रहा है, वो जिसका प्रॉफिट मार्जिन है, हकीकत में वो अपने प्रॉफिट मार्जिन के मुताबिक ही टैक्स पे कर रहे हैं। जैसे देखो, इसने 11,600 का सामान लिया, इसने कितने का सामान बेचा आगे? 23,600 का। कितनी इसने वैल्यू एडिशन की है अपने प्रोडक्ट में? कितने की वैल्यू एडिशन हुई है? 12 का 17% ले, कितना बनता है? इतने टैक्स पे कर रही है गवर्नमेंट को। इसने कितने का सामान लिया था? 24,000 का। ये कितने का बेच रहा है?
600 का। ये कितने का है वैल्यू एडिशन? 600 का 17% कितना बनता है? तो ये भी कितना पे कर रहे हैं? 102। तो इस पूरी सप्लाई चेन में अगर आप 1 रुपये की भी वैल्यू एडिशन करेंगे उतना ही क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। इसको हम क्या कहते हैं? वैट कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। और तीसरा इसका नाम लिखा है मल्टी स्टेज टैक्स। हर स्टेज के ऊपर इनपुट और आउटपुट कैलकुलेट हो रहा है और गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पैसे जा रहे हैं। आप जिस स्टेज पे हैं, जो खरीद रहा है, जो बेच रहा है, अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहा है और गवर्नमेंट को क्या कर रहा है? पे कर रहा होता है। तो इसलिए से हम क्या कहते हैं? मल्टी स्टेज टैक्स भी कहते हैं। तो सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्यों होता है? आपके सामने है। इसको वैट क्यों कहते हैं? आपके सामने है। इसको मल्टी स्टेज टैक्स क्यों कहते हैं? ये भी आपके सामने है। आपने अक्सर देखा होगा मोबाइल फ़ोन पे चार्ज कर रहे होते हैं तो वैट पड़ता है आपको। कार्ड लोड करते हैं 5% वैट पड़ रहा होता है, तो वो यही होता है वैट टैक्स। कि आप बैलेंस करवाएंगे, बैलेंस पे आप पैकेज करवा रहे हैं, उस पैकेज में आपके पास ये इंटरनेट है, फ्री मिनट्स हैं, ये तमाम सर्विसेज हैं, वो सर्विस ऐड करते जाते हैं तो उसके ऊपर आपका वैट चार्ज करते जाते हैं। और आप कहते हैं यार 100 का लोड कराए 60 रुपये आए हैं, तो इस वजह से आ रहे होते हैं। वो आपको जो सर्विसेज दे रहे होते हैं उसकी वो एडिशनल कॉस्ट बीच में डालते हैं और आप क्या कर रहे होते हैं? टैक्स लगा रहे होते हैं। तो यहाँ पर वापस आते हैं कि इसको हम वैट क्यों कहते हैं, इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं और इसको हम मल्टी स्टेज टैक्स क्यों कहते हैं। ये तो आगे आगे नींद आ रही है तो नज़र नहीं आ रहा सही? नहीं। मेरी ले लो। अच्छा, ये जो हम यहाँ पे आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स सारा लेस कर रहे थे ना, जो हम आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस कर रहे थे, इसे हम कहते हैं सेल्स टैक्स क्रेडिट। इसे हम क्या कहते हैं? ये टेक्निकल नाम है जो इस्तेमाल होता है जब आप अपना सेल्स टैक्स एक्ट पढ़ रहे होते हैं। जब सेल्स टैक्स एक्ट में कहीं पे भी सेल्स टैक्स क्रेडिट का वर्ड लिखा होगा, इसका मतलब है आप इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट कर रहे हैं। और इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स आप लेस करवा रहे हैं। इसे हम सेल्स टैक्स क्लेम करना भी कह रहे होते हैं। हर बंदा अपना इनपुट टैक्स एडजस्ट करता रहेगा, एंड पे फाइनल बर्डन किसके ऊपर जाएगा? कंज्यूमर के ऊपर जा रहा होगा, और कंज्यूमर जो है वो फिर क्या करता है? रो रहा होता है। तो ये जितने भी आप प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो कीमत महंगी होती है ना, तो पीछे वाले बंदे सुकून से हैं। मैन्युफैक्चरर को इतनी उस पर डज नहीं पड़ रही, उसने अल्टीमेटली टैक्स आपसे निकलवाना है। उनको मसला कहाँ पे होता है? जब उनकी कीमतें बढ़ती हैं, प्राइसेस बढ़ती हैं, वो उनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट उनके साथ सेल्स टैक्स में खेलती है ना, उसका उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आपका तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि सेल्स टैक्स पे गवर्नमेंट खेलती रहे, हमारी पॉकेट से कुछ ना निकले, आवाम को रगड़ते रहे। हमारे कंट्री का सबसे बड़ा नसूर सेल्स टैक्स है। अभी रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड जर्मनी में है, जर्मनी में सेल्स टैक्स 2% है, और जर्मनी में कोई 40% कमोडिटी पे सेल्स टैक्स है ही नहीं। वहाँ पे इंडायरेक्ट टैक्स नहीं है, वो उसको जुर्म समझते हैं। लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट टैक्स 56% है। जब आपको सैलरी मिलती है तो 56% कट जाते हैं। लेकिन रीज़न क्या है? वो 56% कटने के बाद उनकी कमोडिटी प्राइस इतनी सस्ती है, आवाम को फील नहीं होता। मतलब एज ऑफ टुडे जर्मनी में अंडे सस्ते हैं, हमारे मुल्क में महंगे हैं आज। वहाँ पे 1 यूरो का डज़न है, यहाँ पे महंगे हैं। हैं बेटा 1 यूरो 164 का कभी खाते ही? 268 का है। आप पाउंड की बात कर रहे हैं, यूरो की बात कर रहे हैं। ए बिस्तों लग गया मेरे तो हैं। चलो हो गया होगा, क्योंकि रिसेंट पेमेंट जो मैंने की थी उसको वो इतनी भी की थी 160 समथिंग के ऊपर। तो वो वहाँ पे उस कंट्री में ये है, जिस कंट्री पे डायरेक्ट टैक्स अच्छा है ना, वहाँ पे वाम बड़ी खुशहाल है। जिस कंट्री में इनडायरेक्ट टैक्स गंदा अच्छा है ना, वहाँ की वाम बड़ी रो रही है। आपका पूरा साउथ एशिया इस पर है। इंडिया का टैक्स सिस्टम अच्छा है हमारे से, इस पर्सपेक्टिव पे उनका सेल्स टैक्स बड़ा ज़बरदस्त है कि वहाँ पे कमोडिटी सस्ती हो जाती हैं और वहाँ पे इनकम्स पे टैक्स पड़ रहा है। हमारे मुल्क में अगर इसको रिवर्स कर देना, हमारा मुल्क सीधा हो सकता है, लेकिन कर नहीं सकते। मसला क्या है? क्योंकि इससे टैक्स कलेक्शन तो फिर भी हो रही है, डायरेक्ट टैक्स है, आप यहाँ पे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। आप किसी के यहाँ भिखारी को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराओ, नहीं कराएगा, हालांकि वो ज़्यादा पैसा कमा रहा होता है। जितने आपके स्ट्रीट हॉकर, स्ट्रीट वेंडर्स हैं,
ये बहुत टैक्स जमा करवा रहे होते हैं और मतलब बहुत अच्छा कमा रहे होते हैं, ये टैक्स पे नहीं करते। ये जितने भी आपके ये जितनी फूड चेन्स बैठी हुई हैं, ये अनारकली की एंड ऑल दिस टाइप ऑफ, इनकी डेली की सेल्स 50-50 हज़ार रुपये की होती हैं, मार्जिन इनके होते हैं इतने, 1 रुपया टैक्स नहीं पे कर रहे होते। तो ये हम अपने मुल्क को खुद लूटते हैं और बाद में कहते हैं जी हमारे हुक्मरान करप्ट हैं। एक बस सिंपल सी लॉजिक है कि मेरे कंट्री को इस साल चाहिए था 9,500 रुपया, टैक्स मिला इनको 4,800 समथिंग, बाकी पैसे कहाँ से लेके आएंगे? कहाँ से लेके आएंगे? मुल्क को चलाने। सिंपल है, आप अपना घर मैनेज करने, घर का खर्चा 10,000 रुपये का है, पैसे के पास 5,000 रुपये आए हैं, बाकी 5 कहाँ से लेके आएंगे? या डाके मारेंगे या लोन लेंगे, उधार लेंगे। जब उधार लेंगे आप किसी से, फिर आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी, फिर पूरा जो मोहल्ला होगा जलील करेगा कि यार ये उधार पे चलने वाली कौम है। तो अल्टीमेटली ये है, हमारे कंट्री वालों को पता नहीं कि हम खुद अपने मुल्क को लूटते हैं, बाद में कहते हैं जी हमारे हुक्मरान करप्ट हैं, आप टैक्स पे करें, तो वो हम पे नहीं करेंगे। जब टैक्स की बात आती है कहते हैं टैक्स हराम होता है, इस्लाम में टैक्स का निज़ाम ही नहीं है। हालांकि दुनिया में टैक्सेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हज़रत उमर हैं। हज़रत उमर फ़ारूक ने बताया था कि यार ये निज़ाम होता है, इस तरह से आप कमोडिटीज़ के ऊपर आवाम से लें, ताजरों से लेना शुरू करें और वो पैसा आप जमा कराएं बैतुल माल में और वहाँ से फिर हम गरीबों के ऊपर स्पेंडिंग करेंगे। सिस्टम देने वाला इस्लाम है और हम कहते हैं ये गैर इस्लामी चीज़ है। तो ये वैसे बहुत इस पर दुख होता है। जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो हम इस्लाम से निकाल लेते हैं। हाँ, तुझे बस 4 शादियाँ याद हैं, तुझे 5 नमाजें नहीं याद है ना? वो तो करनी है। और एक तो कर लिया मामा, एडी तेरी जान है। देखा था कल रिलेटिव वाला सीन, वो एक से बर्दाश्त नहीं होता, तेरे 4 रिलेटिव ने क्या करेगा तू? और तुम्हारे पास किडनी भी 2 हैं। FBI का रोल कुछ भी नहीं है। मैं आपको सही बताता हूँ, मैंने यहाँ से 2 साल पहले वर्किंग की थी एक मतलब अभी इतना मैं प्रो नहीं हुआ, लेकिन मैं इस टैक्स सिस्टम को चंद एक एडजस्टमेंट ठीक करवा सकता हूँ। आपकी कलेक्शन बढ़ सकती है। आप अपने करेंसी पे बार कोड लगा दें, अपने करेंसी के ऊपर आप बार कोड लगा दें जो स्कैनेबल हो। अब कहते हैं नहीं पॉसिबल। भाई इंडिया की 100 अरब की आबादी है, उनके हर एक ठेले के ऊपर GPay लगा हुआ है, गूगल पे लगे हुए हैं। कोई आता है स्कैन करता है, दुकानदार जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता उसके बैंक अकाउंट में पेमेंट चली जाती है। हमारे कंट्री में नहीं कर रही। भाई पैसा कहाँ से कमाएंगे? आपने अपना कंट्री आज ठीक करना है। जो सबसे बड़ा नोट है बंद कर दें 5,000 वाला, आप 1,000 वाला नोट बंद कर दें। आपके पास सबसे बड़ा नोट हो 250 रुपये वाला, 1 साल लगा ले, आपका कंट्री बंदा बन जाएगा। नहीं कर सकते। चले मैं आपको बताता हूँ रिसेंट टेक्निक्स क्या हो रही हैं ब्लैक मनी को वाइट करने के ऊपर। ये हुंडी का कारोबार, आपने करप्शन की हुई है, फुल टाइम की है, अब गवर्नमेंट आपको पकड़ने जा रही है, आप नहीं पकड़ना चाहते। आप क्या करते हैं, जैसे दुबई में बैठे हुए हैं, अभी भी ऑफर्स आ रही थी ना, ये करना है। यहाँ पे एक्सचेंज रेट था पाकिस्तान में 61 का, दुबई में दिरहम का। कहते भेजने, मैं कहा जी भेज देते हैं घर। कहते हम आपको 70 रुपीज़ पे देंगे। एंड आई वॉज लाइक कि यार बैंक 61 पे दे रहे हैं, ओपन मार्केट 64 की है, आप 70 रुपये क्यों दे रहे हैं मुझे? वो ज़रा जान पहचान निकाली तो लगा पता कि उस भाई साहब ने किसी सियासतदान से मिलके जो अपना अरबों रुपया कमाया हुआ है, तो उसको वाइट करने के चक्करों में ये है। तो वो कह रहा है कि अगर मैं कोई 1-2 लाख दिरहम भेज भी दूंगा तो जो मुझे 9-10 लाख का लॉस हुआ है वो मैं लॉस बर्दाश्त करके अपनी मनी ब्लैक से वाइट करवा लूँगा। ये पाकिस्तान में एज ऑफ नाउ हो रहा है। आप अपने ब्लैक मनी को करेंसी एक्सचेंज से वाइट करवा रहे हैं, बिजनेस। तो ये बहुत चीज़ें होती हैं पाकिस्तान में, ये हम रगड़ रहे हैं पाकिस्तान को। चलें, ये भी हमने बात की है ना, ये सारी की सारी जो हम बात कर रहे थे, ये एक बड़ी आइडियलिस्टिक सप्लाई चेन थी। ये जो सप्लाई चेन है ये आइडियल है। वो होता ना एक अटोपिया वाला कि हर चीज़ बड़ी अच्छी है, दूध की नहरें बह रही हैं, आप सो के उठते हैं, ये दस्तरखान सब सजा होता है, आप सोचते हैं तो खाना आ जाता है। लेकिन ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता। रियलिस्टिकली बहुत मुश्किल है। इस सप्लाई चेन का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या था? हर बंदा रजिस्टर्ड है। क्या पाकिस्तान में हर बंदा रजिस्टर्ड है? यहाँ पे अजाब शुरू हो गया। और भाई पाकिस्तान में 10% लोग रजिस्टर्ड नहीं है। तूने होना रजिस्टर्ड 7.5 मिनट में करूँ रजिस्टर्ड तुझे पूरे 7.5 मिनट में बस अपना ID कार्ड दे दो, मैं करता हूँ रजिस्टर्ड। कौन सा प्रोसेस लंबा है? फ्री में कर देता हूँ, चल फ्री में कर देता हूँ। सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन फ्री है, इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन फ्री है, और क्या सस्ता करें वो? मतलब वो कहीं आप रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो हम पैसे भी देंगे आपको।
अब ये कर ले गवर्नमेंट, जी वो एफडीआर वाले आजकल मैसेज भी कर रहे होते हैं कि अपने आप को रजिस्टर करोगे, वो इग्नोर करते होते हैं। अब पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला क्या है, लोग रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने चीज़ इंपोर्ट करनी है, आप खुद इंपोर्ट नहीं करते, आप जुगाड़ ढूंढते हैं कि किसी का कंटेनर आ रहा है, उसको 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा देंगे, उसकी कंटेनर में सामान रखवाएंगे, वो आ जाएगा, वो जैसे ड्राई पोर्ट पे उतरेगा, कस्टमर में बंदा पकड़ा होता है, उसको एक आप देंगे 50-60 हज़ार रुपया, वो चेक ही नहीं करेगा और आपका लाखों रुपए का माल आपको लाहौर में मिल रहा होता है। बाईपास कर दिया, गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है इससे। कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, जब वहाँ पे छापा पड़ता है तो जो जाते हैं ऑफिसर, उसको आप चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उसको आप हबीबी पे लेके जाते हैं, आप उसको प्लेटर खुलवाते हैं, बाद में उसको एक छोटी सी घड़ी गिफ्ट करते हैं। एप्पल वॉच आजकल ना बड़ा ट्रेंड चल रहा है इनके पास, जितने भी टैक्स कमिश्नर हैं ना, उनको एप्पल वॉच चाहिए होती है, आप उन्हें एप्पल वॉच देते हैं, वो सब कुछ छोड़ देते हैं। जैसे एक है था भी, एक बंदे को टैक्स नोटिस था 4.25 करोड़ का सेल्स टैक्स का, और वो एक एप्पल वॉच से बच गया था। पाकिस्तान में ये भी है मसला, ये मसले हैं। अब इन मसलों का हल क्या करें, क्योंकि सप्लाई चेन में अगर रजिस्टर्ड नहीं है लोग, तो फिर ये सप्लाई चेन इस तरह से काम नहीं कर सकती। क्योंकि जब एक बंदा रजिस्टर्ड नहीं है, वो आउटपुट टैक्स नहीं ले सकता। एक बंदा रजिस्टर्ड नहीं है, वो इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। अगर हमने जब टैक्स फ्रॉड पढ़े थे, अगर टैक्स फ्रॉड में एक बंदा रजिस्टर्ड नहीं है और वो अगर आउटपुट टैक्स ले ले, तो फिर क्या होगा, वो टैक्स फ्रॉड कहलाता है। अगर एक बंदा रजिस्टर्ड नहीं है, वो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट करवा ले, वो टैक्स फ्रॉड कहलाती है। एक बंदा रजिस्टर्ड नहीं है, वो सेल्स टैक्स इनवॉइस जनरेट कर रहा है और कस्टमर टैक्स ले रहा है, वो क्या होता है, वो टैक्स फ्रॉड कहला रहा होगा। आपकी पूरी होलसेल मार्केट क्या करती है, आपको इनवॉइस नहीं देती, आप उनसे इनवॉइस मांगते भी रहे, वो क्या कहते हैं, हम इनवॉइस नहीं देंगे, रसीद हमारे पास नहीं है, हमारे पास बुक नहीं है, या वो जो रसीद देंगे खाली कागज़ होगा, वो उस पर वो लिखेंगे जो डॉक्टर भी नहीं पढ़ सकता, और आप सामान लेके आ जाएंगे। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट रजिस्टर्ड। अब इनकी दुकानें छोटी छोटी दुकानें हैं, उनका जो टर्नओवर है वो करोड़ों रुपए का होता है, तो अब गवर्नमेंट क्या करे। अब गवर्नमेंट को पता है कि यार ये रजिस्टर्ड भी नहीं है, अब इनको हम रजिस्टर्ड कर भी नहीं सकते। एक तो हैं जो लोग इंटेंशनली रजिस्टर्ड हैं ही नहीं, एक वो है जिनको आपने खुद कहा यार तुम रजिस्टर्ड ना हो, हम तुम्हें माफ़ कर देते हैं। जैसे कॉटेज इंडस्ट्री, क्या क्राइटेरिया था? कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? उसमें 10 से कम बंदे थे और उसके अलावा उनका जो एनुअल टर्नओवर है वो 12 मिलियन से कम होता है। 12 मिलियन तेरी, हाँ तेरी लाइफ तेरे रूल्स ना, माई लाइफ माई रूल्स। अपनी मर्जी की कॉटेज इंडस्ट्री बना ली है 12 मिलियन वाली, एडा तो रह गया सागडार। यार ये बाद में कर लेना। 493 हाँ भाई, क्या होती है कॉटेज इंडस्ट्री? हाँ वो तो पक्षों पे हाथों पे काम कर रहे हैं ना, उन्होंने बैल लगाए हुए हैं, वो घूम रहे हैं, बिजली नहीं है। क्या होती है? रेजिडेंशियल एरिया में ऑपरेट कर रही है, लेस देन 10 वर्कर्स हैं। लेस देन के अप टू? अप टू लेस देन अप टू में बड़ा फ़र्क है, 10 तक और 10 से कम। 10 से कम का मतलब है 9, 10 तक का मतलब है कि 10। इंडस्ट्रियल मीटर्स नहीं है। कौन से वाले? और और साथ एनुअल टर्नओवर कितने? 12 मिलियन। हाँ, तो ऐसी इंडस्ट्री जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? कॉटेज इंडस्ट्री। और कॉटेज इंडस्ट्री के लिए क्या रजिस्टर्ड होना लाजमी है? उसको टैक्स वालों ने कहा है कि अगर अब तुम कॉटेज इंडस्ट्री में फॉल कर रहे हो, तुमने एग्जैम्प्ट है, तुमने सेल्स टैक्स नहीं पे करना। क्योंकि ये कौन सी होती हैं? ये घरेलू सनद होती है जो घरों में आपके लगी होती है। अब जब उसको आपने एग्जैम्प्ट ही कर दी है, हुकूमत कह रही है कि तुमने काम टैक्स नहीं पे करना, तो आप उससे टैक्स नहीं ले सकते। ये किसने अलाउ किया इनको? गवर्नमेंट ने किया है। अब वो सब बैठे हुए हैं सप्लाई चेन में। जैसे आपने केक रस खाने हैं, तो वो कौन बना रहा होगा? किसी के घर में बन रहे होंगे। अब वो घर वाला क्या है? अनरजिस्टर्ड है। यार नहीं, गंदे अंडे आ रहे बीच में, यार तुम्हारा ये नहीं, क्या करूँ मैं? अच्छे वाले भी खाते हैं, डॉन वाले खा लीजिएगा, ठीक है, लेकिन वो भी ऐसे ही होते हैं। तो ये नहीं रजिस्टर्ड। इसके अलावा आपको आइटम बेस्ड एग्जाम्पशन भी मिल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
आप काम कर रहे हैं, आपकी सप्लाई चेन है फ्रोज़न मीट वाली, एंड पे सामान बेच रहा है KNNs, अब उनका सामान टैक्सेबल है तो जितने भी चिकन प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, लेकिन उस सप्लाई चेन के पीछे कौन है? पोल्ट्री आ रही है, मुर्गियाँ, ज़िंदा मुर्गियाँ, लाइव एनिमल पे टैक्स ही नहीं है। वो ज़िंदा मुर्गी को आप ज़िबा कर देते हैं, उस पर भी टैक्स नहीं है। टैक्स तो कहाँ पे है? फ्रोज़न पे है। तो यहाँ पे आइटम बेस्ड एग्जेम्पशन भी किसने दे दी है? गवर्नमेंट ने दे दी है। गवर्नमेंट ने क्या है यार, इस काम में डील करोगे तुम्हें कोई टैक्स नहीं है। आप ये जितने भी वेजिटेबल्स वगैरह बेच रहे होते हैं, प्रोसेस फूड बेच रहे हैं, कैंड फूड बेच रहे हैं, अब एक इन कैंड फूड पर टैक्स है, लेकिन वो सामान किससे लेके आ रहे हैं? किसान से लेके आ रहे हैं। अब किसान को आपने माफ़ कर दिया कि अगर तुम ये सब्ज़ी उगा के बेचोगे, तुम ये फ्रूट उगा के बेचोगे, ये एग्जाम्प्ट है। आप यहाँ पे आपके जूस की फैक्ट्री है, अब वहाँ पे मैंगो जूस या ऑरेंज जूस बेच रहे हैं, वो टैक्सेबल है, लेकिन वहाँ पे जिससे ख़रीद के लेके आ रहे हैं रॉ फॉर्म में, वो एग्जाम्प्ट है। वहाँ पे उसको एग्जाम्प्ट किया, वो यहाँ पे टैक्सेबल कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट आइटम बेस्ड एग्जाम्पशन भी दे रही है, और गवर्नमेंट क्या कर रही होती है? गवर्नमेंट जो है वो आपको टर्नओवर बेस्ड एग्जाम्पशन भी दे रही होती है कि अगर आपका टर्नओवर इतने तक है तो आप एग्जाम्प्ट है, अगर आप इस आइटम में डील कर रहे हैं तो आपको एग्जाम्प्ट है। तो ये जो चार्ट लिखा हुआ है ना, ये क्रक्स है कि ये चार्ट है कि किस किस बंदे को रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है या किस किस बंदे को रजिस्टर्ड होना नहीं ज़रूरी। ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको अपनी किताब में या जो भी किताब पढ़ रहे होंगे इन फ्यूचर, तो भाई इधर देखना है मिस्टर अल्लामा इकबाल पार्ट 2। अब ये सारी बातें जो है ना, वो उसने 3 पेजों पे फैलाई हुई हैं। पेपर में 3 पेज पे आपको ऐसे तो नहीं आता। आई कैप में सवाल आना है कि बताएं जी कौन से मैन्युफैक्चरर को रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत है, किसको नहीं है। उसका ये 2 नंबर का सवाल होगा या 3 नंबर का सवाल होगा। यही लिखोगे मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। समेट के लिखना सीखो आप टेक्स्ट को। अब पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरर। अब मैन्युफैक्चरर में 2 तरह के उसने खुद हमें बता दी हैं। एक मैन्युफैक्चरर वो है जो कॉटेज इंडस्ट्री होगी, और दूसरा मैन्युफैक्चरर कौन है? जो कॉटेज इंडस्ट्री के अलावा होगा। अब जो कॉटेज इंडस्ट्री में फॉल कर रहा है वो एग्जाम्प्ट है, जो कॉटेज इंडस्ट्री के अलावा है वो टैक्सेबल है, उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अब ये एग्जाम्पशन किसने बताई है? डिपार्टमेंट ने। और ये किसने सेग्रीगेट कर दी है? डिपार्टमेंट ने। अब जो भी कॉटेज इंडस्ट्री वाला होगा वो रजिस्टर्ड होगा, जो भी कॉटेज इंडस्ट्री के बगैर वाला होगा वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। मैंने उल्टा बोला और आप सारे मस्त हुए हुए हैं यार, इतने मस्त हो, सारे मस्त हैं यार एक किस्म के। सुबह नाश्ते में अफीम तो नहीं खा के आए हुए थे? मतलब यार मैं उल्टा बोल रहा हूँ, सारे यस सर। तो कॉटेज इंडस्ट्री एग्जाम्प्ट है, किसने कहा है? और इसके अलावा अब इंपोर्टर जो है ना, इंपोर्टर के लिए रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। जो इंपोर्टर है उसके लिए रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। अनरजिस्टर्ड इंपोर्टर नहीं हो सकता। मैंने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है अपने नाम से और मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मुझे इंपोर्ट नहीं करने दी जाएगी। मैं इंपोर्ट कर भी लूँगा, मेरा सामान कस्टम पर रोक लिया जाएगा, उसकी मुझे क्लियरेंस मिलनी ही नहीं है जब तक मैं रजिस्टर्ड ना हो जाऊँ। तो मैं रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, इंपोर्ट टैक्स पे करने के बाद फिर मेरी गुड्स क्लियर हो रही होंगी। इस पर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिलते हैं। इसका मतलब इंपोर्टर के लिए रजिस्टर्ड होना क्या है? ये कॉटेज इंडस्ट्री वाला आगे जब रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर को सेल करेगा तो वो 70% उसको तो चार्ज नहीं करता। आगे पढ़ लें, ये देखो, ये कॉटेज इंडस्ट्री की पूरी सप्लाई चेन आगे, हर चीज़ आगे है। हर आपका कहते हैं माल ऑर्डर पर तैयार किया हुआ सारा, आप सोचें आगे चीज़ें हाजिर हैं। अभी थोड़ा सा चलते हैं आगे। डिस्ट्रीब्यूटर कब रजिस्टर्ड होता है? एनीवन? डिस्ट्रीब्यूटर कब रजिस्टर्ड होता है? इसलिए छुट्टी नहीं करते। डिस्ट्रीब्यूटर कब रजिस्टर्ड होता है? जब उसको कमीशन बेस से ना कमीशन बेस पे रजिस्टर्ड नहीं होता। नहीं होता। और अगर उसने गुड्स परचेज की होती हैं तो फिर वो क्या होता है? रजिस्टर्ड होता है। कल मैंने ये आपको पॉइंट लिखवाया था बाकायदा, अगर अपने आप रजिस्टर्स पे जाएं वहाँ पे बताया था कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन बेस पे काम कर रहा है तो उसको रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो सेल्स टैक्स नहीं ले सकता। वो तो कमीशन पे काम कर रहा है, वो कोई चीज़ खरीद ही नहीं रहा, वो एजेंट है, उसने सामान पकड़ा, बेचा, अपनी कमीशन ले ली है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन बेस पे है वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर चीज़ें ख़रीद के बेच रहा है देन वो क्या होगा?
रजिस्टर हो रहा होगा। और होल सेलर जो है उसको भी क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। वो अगर ना हो तो देखते हैं कि आइटम कौन सा डील कर रहा है वो, इसको आइटम बेस्ड चाहिए होती है रजिस्ट्रेशन। फिर आते हैं रिटेलर्स। रिटेलर्स में भी हमारे पास दो तरह की हैं, ये हम इसको पढ़ेंगे मज़ीद डिटेल में थर्ड स्केड्यूल में जाके। जो हमारे पास टियर 1 रिटेलर्स हैं, जिसे हम स्पेसिफाइड कहते हैं रिटेलर्स, उनके लिए लाजमी रजिस्टर्ड होना। जो टायर 2 रिटेलर्स हैं, जिसे हम कहते हैं नॉन स्पेसिफाइड रिटेलर्स, उनके लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है। अब टियर 1 कौन से होते हैं? ये बड़ी ब्रांड्स, आउटलेट्स, जो बड़े बड़े मॉल्स में बैठे हुए हैं, जिनकी कम से कम इतनी बड़ी दुकान है जिसमें एसी लगा हुआ है, ये है टायर 1 रिटेलर्स। इनके लिए लाजमी है कि रजिस्टर्ड हों। जो छोटे दुकानदार हैं, जो गली मोहल्लों में आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट ने कहा कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम रजिस्टर्ड ना हो। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, रिटेलर्स की भी 2 कैटेगरीज बना दी हुई हैं। तो जो स्पेसिफाइड रिटेलर्स हैं वो रजिस्टर्ड होंगे, जो नॉन स्पेसिफाइड रिटेलर्स हैं उनको रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम जाके पढ़ते हैं थर्ड स्केड्यूल में कि ये स्पेसिफाइड कौन से होते हैं, क्या क्राइटेरिया है, ये आगे पढ़ते हैं। बट ये पूरा एक चार्ट है जिसमें है कि किस किस ने रजिस्टर्ड होना है और किस किस ने रजिस्टर्ड नहीं होना। ठीक है, आगे चलें। कॉटेज इंडस्ट्री याद है, पक्की बात है। इस क्वेश्चन को रीड करो, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सब बच्चे अपना खोलें रजिस्टर, इसका जवाब लिखें। आई वांटेड कि आप कैसे राइट कर रहे हैं, मुझे आपकी राइटिंग देखनी है जल्दी से, आपके पास 5 मिनट है। मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखी भी हुई है, आप बेशक कॉपी पेस्ट कर लें। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, 2 नंबर का सवाल है, जल्दी से। एवरीवन ऑन देयर बुक्स। मुझे आपकी चेक करनी है अंग्रेज़ी कि आप किस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इस सवाल की, इस स्लाइड के बाद हमारे पास पेपर शुरू हो जाएंगे, टॉपिक्स के साथ साथ चलना। अब ठीक है, राइटिंग क्यों बड़ा करना है, खुद जूम ना करना, मेरा हाथ बड़ा करवा रहे हो। हाँ भाई, हो गया। चलो जी चेक करते हैं। Cottage industry is required to be registered.
48 नंबर के लिए 2 नंबर तेरे काम आए थे, काश तुझे सही कर लेता। वहाँ से इस्तेमाल यहाँ कर सकते थे टर्नओवर ऑफ 12 मिलियन, यहाँ चल जाना था वैसे, सही है सर। लग तो रहा है वैसे। सही है। गलत है। देखो क्या गलती की है, सोचो ज़रा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट पेपर में ये लिख के आओगे लास्ट पॉइंट। मैं लिख रहा हूँ। गलत लिख रहे हो। गलत नहीं भी। क्यों? तो भाई देख के लिख ले यार, सामने लिखा है, ऊपर डेफिनेशन से सवाल लिखा हुआ है, एक्सेप्शन लिख लेते उसकी। दिखाओ, ओ माय बेस्ट फ्रेंड लिखना था। ये ब्लू पेन इस्तेमाल करते हो, बस शर्म नहीं आती आप लोगों को? और ये पेन एग्जाम्प्ट होता है, इसमें सेल टैक्स चार्ज नहीं होता, तुम्हें पता है? ये भी गलत है। ब्लैक पेन मैंडेटरी, आपका पेपर मार्क नहीं होगा, वरना अगर आपका एक का पेपर ब्लैक आ गया ना, ब्लैंक कोई नंबर ना मिले, समझ जाइएगा कोई पेपर मार्क नहीं हुआ। ब्लैक पेन मैंडेटरी है। और पेन, नॉट जेल पेन, वो भी पेपर मार्क नहीं करता, उसकी इंक स्कैटर हो जाती है जब स्कैन होता है। मार्कर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते आप आई कैप के पेपर में। गलत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गलत है, खुद देखें। टर्नओवर का वर्ड आएगा, सेल का वर्ड नहीं आएगा। ये आखिरी पॉइंट भी गलत है। सही है। अब ये 2 नंबर का सवाल था और काफ़ी बच्चों का गलत है। अब मैं शायद मेरे पास वो फाइल पड़ी हुई है यार, वो पड़ी है वो वाली फाइल्स जो कल दिए सेल्स टैक्स वाली, ये दिखाओ ज़रा। मैं स्लाइड खोलूँगा यानी इसमें जो एनालिसिस था पेज नंबर 2, उस पेज नंबर 2 पे स्प्रिंग 19 3 इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आए थे जो कल हैंड आउट्स दिए थे आपको। उस हैंड आउट्स में 3 इंडिपेंडेंट क्वेश्चन थे थ्योरेटिकल। उस 3 इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ए ये था, 2 नंबर का था, पासिंग परसेंटेज कितनी है? 15%। कि लोग इस सवाल का भी जवाब सही नहीं लिख पाए थे और आई कैप के स्टैट शो कर रहे हैं। और ये वन ऑफ द क्वेश्चन है। क्या है ये? डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको देखें ज़रा। सवाल किस तरह सॉल्व करने होते हैं आई कैप के, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा करें। एक चीज़ अपने ऊपर ना वाजिब कर लें कि आपने सवाल को 3 दफ़ा पढ़ना है, ये अपने ऊपर वाजिब करें। सवाल क्या है? ब्रीफली डिस्कस द सिचुएशंस, हमें वो सिचुएशंस बताएं जिसमें कॉटेज इंडस्ट्री को रजिस्टर्ड होना पड़ता है।
कॉटेज इंडस्ट्री क्या है? एग्जेम्प्ट है। मतलब अगर वो इन तमाम चीज़ों को फुलफ़िल कर रही है तो वो एग्जेम्प्ट है। इससे ये तो नहीं पूछा, इसने क्या पूछा है कि वो रजिस्टर्ड कब होगी? तो इसका उल्टा लिखना था आप लोगों ने। बेटा तो 2 दफ़ा फेल हो चुका हुआ है, अगर अभी भी लिखा तो फिर बंदे पे फिटे मुंह बनता था हैं। तो सवाल क्या, अब सवाल उसने क्या बताएं वो सिचुएशंस जिसमें कॉटेज इंडस्ट्री को रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत है। स्प्रिंग 19 15% बच्चे पासिंग मार्क्स सिक्योर कर पाए हैं इस सवाल में से। रीज़न क्या थी? क्वेश्चन नहीं समझ पाए थे। मेजॉरिटी बच्चों ने क्या किया है, एग्जामिनर कमेंट के मुताबिक भी, कि उन्होंने मुझे उस वक्त कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन कंट्रोल पेस्ट कर दी है। मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये अगर आप इसको फुलफिल कर रहे हैं तो आप एग्जेम्प्ट हैं। उसने क्या पूछा है? टैक्सेबल कब है? तो आपने क्या लिखना था? आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ये डेफिनेशन है, इफ़ एनी ऑफ द अबव कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड देन कॉटेज इंडस्ट्री विल रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, मतलब इसको छाप देते और एंड पे एक लाइन लिख देते कि अगर इसमें से किसी भी एक कंडीशन की भी कंप्लायंस ना हुई तो कॉटेज इंडस्ट्री को क्या होना पड़ेगा? रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ये टैक्स है। मुश्किल तो नहीं है, आई स्वेयर मुश्किल नहीं था, ये आसान था। क्वेश्चन में फोकस नहीं हुआ। क्वेश्चन था रजिस्टर्ड कब होना है, और आप लोग मुझे क्या बता रहे हैं? एग्जेम्प्ट। तो एग्जामिनर यही कहता है कि रीड द रिक्वायरमेंट केयरफुली, कि मैं क्या पूछ रहा हूँ मुझे ये बताओ। वो मिलते जुलते वर्ड्स में धोखा देता है, जैसे उसने यहाँ पे धोखा दिया है, जैसे 3 या 4 बच्चों का ठीक है, बाकी मेजॉरिटी गलत लिखा हुआ है। तो ठीक है, कुछ समझ लगी? हाँ, कॉटेज इंडस्ट्री विल रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। अगर आपसे नहीं हो रहा कि कैसे लिखना कैसे नहीं लिखना, समझ नहीं आ रही, इसको लिखो डेफिनेशन को। कहते हैं अगर कोई भी कंडीशन कंप्लाई नहीं होती, किसी भी कंडीशन की कंप्लायंस नहीं होती तो क्या होना पड़ेगा? इसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपने कोई चीज़ ज़रूरत नहीं लिखी। या तो इसको उल्टा कर दो कि इफ़ इंडस्ट्री हैव इंडस्ट्रियल कनेक्शन लोकेटेड इन कमर्शियल एरिया, हैव अ लेबर फोर्स ऑफ मोर देन 10 वर्कर्स, हैव अ टर्नओवर ऑफ 12 मिलियन। अगर आप ये सारा कर दोगे तब भी रजिस्टर्ड हो सकती है। या सिंपल आपको नहीं समझ आ रही, ये डेफिनेशन लिख दी एज इट इज़, एंड पे एक लाइन लिख दी कि अगर इसमें से कोई कंडीशन भी फुलफिल ना हुई, लैप्स हो गई, तो कॉटेज इंडस्ट्री क्या होगी? रजिस्टर्ड हो रही होगी। तो ये ICAP के सवाल इस तरह से होते हैं। अब ये सवाल मुश्किल नहीं है, जवाब मुश्किल नहीं है, आप सबको पता था बट आप लोग लिख नहीं पाए। प्रॉब्लम क्या थी? क्वेश्चन ही सही पढ़े थे आप लोग। क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, के रजिस्टर्ड कब होना है उसमें, और आप मुझे एग्जाम्प्ट बता रहे हैं। तसल्ली हुई? तसल्ली हुई? थोड़ी सी मुश्किल नहीं है, बस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ा करो, वो क्या पूछ रहा है। चलें आगे। अब चूंकि हम देख रहे थे कि लोग हमारे पास एग्जेम्प्ट होते हैं, लोग रजिस्टर्ड नहीं होते, तो रजिस्टर्ड अगर नहीं होते तो फिर क्या होगा? क्या सेल्स टैक्स वाले छोड़ देते हैं? क्या माफ़ी दे देते हैं? अब आपका जवाब है नहीं, माफ़ी नहीं देते होंगे, लेकिन सेल्स टैक्स वालों ने खुद कहा कि तुम रजिस्टर्ड ना हो। सेल्स टैक्स वालों ने खुद कहा कि अगर तुम ये वाला काम करो तुम रजिस्टर्ड ना हो, तो खुद कह रहे हैं रजिस्टर्ड भी नहीं होना, तो माफ़ी भी नहीं, तो क्या होगा? ये इन अनरजिस्टर्ड लोगों के साथ क्या होगा? कैसे इनको पकड़ा जाएगा, या कैसे इनको माफ़ भी कर दिया, इनसे टैक्स भी ले लेंगे, किस तरह से लिया जाएगा? तो सिंपल है, वो कहता है कि जब भी आपने सेल्स की हैं टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर आपने जब भी सेल की है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उससे आप क्या लेंगे? 3% फर्दर टैक्स भी चार्ज करेंगे। क्या मतलब? अगर आपने एक बंदे को सेल की है 10,000 रुपये की, आपने कहा हाँ भाई रजिस्टर्ड हो, उसने कहा नहीं मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, कहीं कोई मसला नहीं है, इसका बिल बनाओ। इसका बिल बनेगा जी, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू,
अमाउंट लिखी जाएगी कितनी है 10,000। हाँ भाई आई कार्ड नंबर दो, सर ये ले, NTN नंबर दो, रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो नहीं हूँ तो क्या करूँ मैं, ठीक है कोई नहीं करना। इसकी इनवाइस बनाएं जी, इनवाइस बनेगी, GST लगेगा 17%, कितना बनेगा, और इसको 3% और टैक्स चार्ज कर दो, कितना बनेगा 300। इसकी टोटल इनवाइस कितनी बन जाएगी, ये इसको बिल पकड़ाएंगे कि भाईजान ये आपकी क्या है टोटल इनवाइस है। अगर आप कभी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे होंगे तो उससे क्या किया जाएगा, फर्दर 3% टैक्स चार्ज किया जाएगा। अब इसको मैंने 17 और 3 क्यों लिखा है, मैं इसको ऐसे भी कर सकता था 17% प्लस 3% इज इक्वल टू 20%, है ना, मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, बात तो वही है। अगर 20% करता तो 2,000 होना था, यहाँ पे भी 2,000 है। रीज़न क्या है, ये रीज़न ध्यान से सुनिएगा, ये आपको अभी नहीं तो आपको फॉर्म की इंटरव्यू में कभी काम आ सकती है, किसी अच्छी फॉर्म में गए और यहाँ पूछ लेते होते हैं कि ये फर्दर टैक्स हम अलग क्यों लिखते हैं, इवन आई कैप भी पूछ सकते हैं। इसलिए लिखते हैं बिकॉज ये जो टैक्स है ना, ये जो टैक्स है इसमें से एडजस्टमेंट हो सकती है, मतलब ये आउटपुट टैक्स होगा, ये आउटपुट टैक्स इसने पकड़ना है, इस आउटपुट टैक्स में से जो भी इस बंदे ने 10,000 पे इनपुट टैक्स पे किया होगा वो लेस करवा देगा और रिमेनिंग अमाउंट क्या की जाएगी, गवर्नमेंट को पे कर दी जाएगी, ऐसे ही है। लेकिन ये जो है ना फर्दर टैक्स, ये वाला, ये इसलिए अलग होता है, इसमें से कोई एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होती, नो एडजस्टमेंट अलाउड। क्या मतलब कि जो आप कस्टमर से फर्दर टैक्स लेंगे, जितना फर्दर टैक्स लेंगे वो एज इट इज़ क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे कर देंगे, इसमें से कोई इनपुट टैक्स लेस नहीं करवा सकते। ये जो नॉर्मल टैक्स है इसमें से अपना इनपुट टैक्स लेस करवा दो, उसमें से आउटपुट पे से इनपुट लेस करवाओ, गवर्नमेंट को पे कर दो। लेकिन जो ये फर्दर टैक्स है इसमें से 1 रुपया भी आप एडजस्ट नहीं करवा सकते, जितना फर्दर टैक्स लिया है वो सारे का सारा क्या करना है आपने, गवर्नमेंट को एज इट इज़ जमा करवा देना है। आपको मैं रिटर्न दिखाऊंगा, रिटर्न में लिखा होता है कॉलम है कि फर्दर टैक्स कितना % था, वो एज इट इज़ सारी अमाउंट क्या जाती है, गवर्नमेंट को पे हो रही होती है। इसमें से आप कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं करवा सकते। अब चूँकि आप इसमें से किसी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं करवा सकते, सो डैट्स वाई हम इसको 17 और 3 को अलग करते हैं। अगर मैं इसको कर दूँ ना 20% कर दूँ तो इसका मतलब है 20% में से मैं लेस करवा सकता हूँ, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 17 में से लेस होगा, ये 3% क्या होगा, हमेशा गवर्नमेंट को पे हो रहा होगा। इज़ दैट क्लियर? ये लॉजिक याद रखना, इसको हम 20% क्यों नहीं करते, आई कैप में पूछ सकता है वो आपसे। आई कैप में वो यही आपसे पूछ सकता है कि जो फर्दर टैक्स हम चार्ज कर रहे हैं, हम उसको इस प्रपोर्शन में 17 + 3% में क्यों चार्ज कर रहे हैं, हम उसको 20% की फॉर्म में चार्ज क्यों नहीं कर रहे। वो आपसे सिंपल सवाल पूछ सकते हैं, 2 नंबर का, 3 नंबर का। तो मैंने रीज़न बता दिया, क्योंकि इस 3% में से कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होती। तो जब भी हम किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल करेंगे तो हम क्या कर रहे होंगे, उससे 3% फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज कर रहे होंगे। ऐसे ही है, क्लियर है? ये है हमारा नॉर्मल रूल। नॉर्मल रूल हमारा क्या था, एनीवन? नॉर्मल रूल क्या है कि अगर आपने किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स की तो 17% + 3% फर्दर टैक्स चार्ज किया जाएगा। ये है नॉर्मल रूल, ये लिख दिया गया है। अब हम इसकी क्या करेंगे, इस नॉर्मल रूल की एक्सेप्शंस देखने लगे हैं। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है कि अब हम कुछ ऐसे सिनेरियोज देखेंगे कि जिसमें सप्लाई की जा रही है
टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। किसको सप्लाई कर रहे हैं? अनरजिस्टर्ड को। लेकिन इस सप्लाई के ऊपर ये 3% नहीं लगेगा। इस नॉर्मल रूल की अब हम क्या करेंगे? एक्सेप्शन देखेंगे, और ये भी एग्जामिनर का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, और इसकी न्यूमेरिकल एडजस्टमेंट यहाँ तो आएगी या ये थ्योरेटिकल में आएगा। इसके बगैर भी इसका दिन नहीं चढ़ता। न्यूमेरिकल में नहीं पूछेगा, थ्योरेटिकल में पूछा होगा, और मोस्टली अब वो न्यूमेरिकल में पूछ रहा होता है। आपने खुद देखना होता है कि क्या इसके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा, या आपने अब जज करना है। अब ये है कि इन सिनेरियोज़ में इन लोगों को बेच रहे हो तो आप फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करोगे। ये सारे लोग अनरजिस्टर्ड हैं, ये सारी कमोडिटीज़ जो बेच रहे हैं ये अनरजिस्टर्ड लोगों को बेच रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई किसी किस्म का फर्दर टैक्स आप चार्ज नहीं कर रहे होगे। अगर आपने हुकूमत को, गवर्नमेंट को, सेमी गवर्नमेंट को या स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज़ को कोई चीज़ सप्लाई की है, अब हुकूमत कभी भी सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होती। हुकूमत का कोई इदारा सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होता, क्योंकि सेल्स टैक्स में कौन रजिस्टर्ड होता है? जिससे सेल परचेज करनी होती है। वापडा ने क्या सेल परचेज करनी है, SCCB ने क्या सेल परचेज करनी है, आई कैब ने क्या सेल परचेज करनी है। आई कैब भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो क्या खरीद रहा है? बेवकूफ़ लोग। क्या सेल कर रहा है? थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं, 48 वाले। तो अगर आप गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। आपका भी गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, गवर्नमेंट ने कहा ये हमारा हॉल है, इसमें आके चेयर्स लगा दो। आपने कहा ठीक है, मैं तो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरी फैक्ट्री है, मेरी विंग चेयर फैक्ट्री का नाम है, मैं कुर्सियाँ बना रहा हूँ, मैं आपको बिल भेजूँगा। अब मैं उनसे जब टैक्स चार्ज करूँगा, मैं जस्ट 17% चार्ज करूँगा, मैं उनसे 3% चार्ज नहीं कर सकता। कोई भी सेमी गवर्नमेंट इदारे हैं, आप GCU में सप्लाई कर दें कुर्सियाँ, आप उनसे नहीं ले सकते। आप जितनी भी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, आप इनसे नहीं ले सकते। आपका SCCP हो गया, आपका ये कंपटीशन कमीशन वगैरह हो गई, इस तरह जितने भी इदारे, NAB वगैरह, FIA, इनसे आप नहीं ले सकते हैं। ये भी इदारे हैं, ये भी सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड, बट इनसे आप फर्दर टैक्स नहीं ले सकते। उसके अलावा अगर आपने गुड्स डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को सप्लाई कर दी हैं, डायरेक्टली गुड्स किसको बेच दी हैं? एंड कंज्यूमर को। पूरी सप्लाई चेन बाईपास कर दी है आपने, सीधी किसको दी है? एंड कंज्यूमर को। तो एंड कंज्यूमर से आप कभी भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करते, इसको लिख लो। अगर डायरेक्टली आपने गुड्स एंड कंज्यूमर को दी हैं तो एंड कंज्यूमर से आप कभी भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करते। एंड कंज्यूमर हम सारे लोग हैं, हम सारे लोग क्या हैं? अनरजिस्टर्ड हैं। अब डायरेक्टली कंपनी आपको कोई चीज़ प्रोवाइड कर रही है या डायरेक्टली कंपनी दे रही है चीज़ किसी रिटेलर को सीधी, तो वो उससे फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। आप जाके शूज़ वगैरह परचेज़ करते हैं बाटा के आउटलेट से, एंडियोर के आउटलेट से, सर्विसेज के आउटलेट से, आप एक एंड कंज्यूमर है। वो कंपनी ऑपरेटेड शॉप है, कंपनी ऑपरेटेड शॉप सीधा कहाँ दे रही है? आपको शूज़ दे रही है। वो आपके बिल पे कभी भी 3% फर्दर टैक्स चार्ज नहीं कर रहे। उन्होंने किसको दी है? डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को दी है। आप जाके फ्रिज लेते हैं पेल से, आप पेल फैक्ट्री से खुद गए हैं, आपने फ्रिज पकड़ लिए एंड कंज्यूमर पे, वो आपसे कभी भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं कर रहे होंगे। अगर आप जाके मार्केट से ले रहे हैं तो वो पेल मैन्युफैक्चरर के पास गई, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई, फिर गई होलसेलर के पास, फिर वो दुकान पे आई, उसमें वो फर्दर टैक्स वगैरह चार्ज हुआ होगा। लेकिन आपसे नहीं करेंगे सीधा, अगर डायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं? एंड कंज्यूमर को बेच रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा वो तमाम चीज़ें जो थर्ड स्केड्यूल में फॉल कर रही हैं, वो तमाम आइटम्स जो थर्ड स्केड्यूल में फॉल कर रही हैं, जो रिटेल आइटम्स हैं, उनके ऊपर भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। आप जाएं, आप बिस्किट वगैरह परचेज़ करते हैं, बॉटल्स परचेज़ करते हैं, शैम्पू है, सॉप्स है, डिटर्जेंट्स हैं, इस तरह की तमाम कमोडिटीज़ जो डेली कंज्यूमेबल्स हैं, आप अनरजिस्टर्ड हैं। लेकिन कभी भी दुकानदार ये नहीं कहेगा कि यार 160 की चीज़ है 3% फर्दर दो मुझे, नहीं, क्योंकि वो रिटेल आइटम्स हैं। रिटेल आइटम्स के ऊपर भी फर्दर टैक्स कभी चार्ज नहीं होता। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में एग्जामिनर इसमें तंग कर रहा है। पिछली 2-3 अटैम्प्ट से ना, ख़ास तौर पर ऑटोमेटिक्स का सवाल हो गया
और ये स्प्रिंग 22 का सवाल हो गया, उसमें इस पॉइंट पे तंग कर रहा है रिटेल आइटम्स वाले पे, और ये अपना फर्दर टैक्स के ऊपर ना उसने बड़ा कंफ्यूज किया है बच्चों को। आप मार्केट में जाएं, कोई भी सामान परचेज़ करें जिसके ऊपर प्राइस प्रिंटेड हो। नॉर्मली बताता हूँ कि रिटेल आइटम क्या होती है, वो तमाम प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर प्राइस लेबल प्रिंटेड है, लिखा हुआ है, वो आपकी नॉर्मली क्या होती हैं, रिटेल आइटम्स होती हैं। तो उसके ऊपर आप कभी भी फर्दर टैक्स नहीं लेते। आप जाकर 7 अप पीजिएगा, आज आप अनरजिस्टर्ड है, बॉटल के ऊपर सारा लेबल लगा हुआ है, लेकिन आपसे फर्दर टैक्स नहीं लिया जा रहा होगा, इसके ऊपर भी नहीं है। उसके अलावा घर जाकर देखा कल बिजली के बिल देखे, ऐसे होता है सेल्स टैक्स चार्ज, नहीं देखे बिजली के बिल? अब उन बिजली के बिलों में भी ना आप जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, इनको भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करता। जो हमें घरों में बिजली सप्लाई की जा रही है, हमें घरों में गैस सप्लाई की जा रही है, हमारे बिल के ऊपर जस्ट 17% GST लगा होता है डोमेस्टिक मीटर्स के ऊपर, उसके अलावा कोई फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। कभी भी ना आपको मौका मिले, जब कभी ज़िंदगी में टाइम मिले, अभी तो बहुत मसरूफ़ हो गए आप, रिसोर्सेज में सारे आप तंग हुए हैं, तो कभी किसी दुकान का कमर्शियल मीटर का बिल पकड़िएगा, कमर्शियल मीटर वाला अपना घर का बिल पकड़िएगा, दोनों को कंपेयर कीजिएगा। दुकानदार का क्योंकि मीटर कमर्शियल होगा, उसमें फर्दर टैक्स चार्ज किया होगा उन्होंने, डोमेस्टिक मीटर पे नहीं चार्ज करते। इसलिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर आपने घर में दुकान भी खोल ली है, मीटर चेंज करो, मीटर कौन सा लगाओ, कमर्शियल लगाओ। पीछे पड़े हुए लेस्को वाले नहीं छोड़ते किसी को भी, वो फ़ौरन क्या करते हैं, आपका डोमेस्टिक मीटर चेंज करने आ जाते हैं। क्योंकि अगर आप कमर्शियल मीटर पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप अगर सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, आपके बिल में 5%, 3% क्या कर देंगे, वो फर्दर टैक्स ऐड कर देंगे। लेकिन घरों में हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, घरों में गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें फिर ये फर्दर टैक्स ऐड नहीं हो रहा होता। उसके अलावा सेम गोज़ विद इलेक्ट्रिसिटी, सेम गोज़ विद गैस। और ये जो गैस सप्लाई की जाती है CNG स्टेशन वगैरह को, इनको भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करते। उसके अलावा जो सेकंड हैंड वॉर्न क्लॉथ्स होते हैं, ये जिस तरह के गर्म आर्टिकल्स होते हैं, जितने सेकंड कपड़े नहीं आ रहे होते पाकिस्तान में लंडे मार्केट की, इनके ऊपर भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता किसी किस्म का। उसके अलावा वो तमाम गुड्स जो फॉल कर रहे हैं ज़ीरो रेटिंग में, उसके ऊपर भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। जो गुड्स ज़ीरो रेटेड है, जिसके ऊपर टैक्स ही 0% है, और आप उसको बेच रहे हैं, उसके ऊपर आप फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। उसके अलावा जितने भी फॉर्म प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें मैट्रेसेस, ये तमाम पिलोज़ वगैरह आ जाते हैं, ये भी रिटेल में फॉल करते हैं, इनके ऊपर भी 17% टैक्स चार्ज होता है, फर्दर टैक्स इस पर भी चार्ज नहीं हो रहा होता। इसके अलावा चीनी हो गई है, शुगर है, सीमेंट है, इसके ऊपर भी फर्दर टैक्स हम चार्ज नहीं कर रहे होते। अब चीनी आप लोगों ने परचेज़ करनी है, आप लोग अनरजिस्टर्ड लोग हैं, कभी भी आपसे 3% फर्दर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। आपने सीमेंट परचेज़ करना है, आप अनरजिस्टर्ड हैं, आपसे फर्दर 3% सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। आपने पेंट लेना है, पेंट करने के लिए नहीं चार्ज करेंगे। जैसे ये विनाइल है, प्लास्टिक PVC, इसके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज आपसे नहीं किया जाएगा। तो इस तरह की आइटम्स हैं, अगर आप इनको परचेज़ कर रहे हैं, इनके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं कर रहा। बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन जो कॉमन पॉइंट पेपर में टेस्टेड हैं वो यही हैं, इनको ज़रा रीड आउट कर लें, और पेपर में यही पूछ रहा होता है। या तो पेपर में बता देगा वो, जो नहीं बताता तो इसी में से क्या कर रहा होगा, वो चीज़ें पूछ रहा होगा। और ये जो एंड पे लाइन लिखी हुई है ना, ये वाली, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि फर्दर टैक्स जो है वो आउटपुट टैक्स का पार्ट नहीं बनता, मतलब हम उसको 20% में शुमार नहीं करते, हम उसको अलग लेके चलते हैं, और ये एज इट इज़ क्या होता है, डिपार्टमेंट को पे करना जाता है। ये सवाल है, इसको रीड करने, इसमें कोई चीज़ आपको तंग कर रही है तो बताएं। इसको 2-3 दफ़ा रीड कीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा बुलेट्स जो हैं वो याद हो जाएंगी। मैं आपको इसमें से ना इंपॉर्टेंट जो पेपर में मोस्ट टेस्टेड चीज़ें हैं, मैं वो भी बता देता हूँ। ये और ये, इसमें से ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नॉर्मली ये और ये जो है वो उसने तकरीबन हर न्यूमेरिकल में ये 2 पॉइंट्स में वो बच्चों से पूछ रहा होता है। अगर वो सवाल पूछना थ्योरेटिकल 3 नंबर का, तो आप जो कोई 4-5 पॉइंट तो लिख लेंगे ना। ये कितना आसान है, इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट लिख दिया, वहाँ पे अगला पॉइंट में गैस का नाम लिख दिया, 2 पॉइंट्स तो ये हो जाएंगे। 1 पॉइंट हो गया एंड कंज्यूमर का, 1 हो गया थर्ड स्केड्यूल का, 1 हो गया गवर्नमेंट का। तो 4-5 पॉइंट बड़े ईजी हैं, आप लिख सकते हैं। अगर पूरी लिस्ट याद नहीं हो रही तो एटलीस्ट ये 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये, और ये गैस और बिजली वाला कर लें, ये वाला पॉइंट कर लें, आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे इसमें से। बट ये 2 पॉइंट जो है ये न्यूमेरिकल में टेस्ट कर रहे हैं एग्जामिनर, फ्रीक्वेंटली न्यूमेरिकल्स में ये 2 पॉइंट पूछ रहा होता है वो, ठीक है।
ये क्लियर है? ये ज़रा पढ़े तो इसकी समझ आती है। बताएं जी। अब ये वाली पॉइंट जो है ना, आखिरी लाइन, ये एग्जामिनर आजकल जो तंग कर रहा होता है वो इस तरह से कर रहा होगा आपको कि आपने सीधी एम्प्लॉय को सेल कर दी। जो मैं उस दिन से बात कर रहा हूँ कि पहले वालों ने डायरेक्ट इसको सेल कर दिया एम्प्लॉय को, तो वो सेल भी है, टैक्स अगर बेशक फ्री में दिया है लेकिन एम्प्लॉय से वो फर्दर टैक्स नहीं लेगा। रीज़न क्या है? इसके रीज़न क्या है? बिकॉज ये एंड कंज्यूमर है। आपने सीधी सामान किसको बेच दिया? एजुकेशन इंस्टीट्यूट को। आप उनसे फर्दर टैक्स नहीं ले रहे। रीज़न क्या है? ये एंड कंज्यूमर है। सेम गोज विद हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। क्यों? बिकॉज दे ऑल आर एंड कंज्यूमर्स। और जब आप एंड कंज्यूमर को बेचते हैं तो रूल क्या है? फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो रीज़न ये है कि अगर आप एम्प्लॉय को डायरेक्टली सेल कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स को, हॉस्पिटल को, इंस्टीट्यूशन को, बीइंग अ एंड कंज्यूमर अगर बेच रहे हैं तो आप उनसे फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। रीज़न क्या है? बीइंग एन एंड कंज्यूमर सेल करना। ठीक है। 3 नंबर का सवाल है, निकालें, लिखें ज़रा। मार्च 2018 पास पेपर हमारे पास हैं। अभी देखते हैं कितने प्रतिशत बच्चे पासिंग मार्क्स सिक्योर कर पाते हैं। ये सवाल लिखा हुआ है, 3 नंबर का सवाल है, सॉल्व करें जल्दी से। और अब रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़िएगा। तो 3 नंबर का सवाल है, पर मिनट आपके पास 1.8 है। अब हम टाइमर लगा के सॉल्व करेंगे इसको। आपके पास 5.5 मिनट है। 1:07 हुए हैं, 1:12 के ऊपर आप लिखना बंद कर देंगे। शुरू हो जाए।
अभी 2 मिनट है। ठीक है। टेक्स्ट तो मुश्किल है ना, टेक्स्ट तो मुश्किल है ना। नहीं सर ऐसे तो लिस्ट नहीं याद, बस बाकी लिस्ट याद नहीं। मेरे 4-5 वीडियो हैं। सही है, थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट चाहिए, थोड़ी सी लिटिल। सर ठीक है। थ्रिफ्ट आइटम्स कौन सी होती हैं? जो सेकंड हैंड क्लॉथ्स वगैरह। तो आप अपना वर्ड तो नहीं लिख सकते ना बीच में, आप ऑर्डिनेंस लिखने हैं, ये गलती हो जाएगी, मार्क्स लूज कर जाएंगे। मैंने पिलो कहीं नहीं लिखवाया होगा। फॉर्म प्रोडक्ट्स आएगा यहाँ पे, जो मेन कैटेगरी है, ब्रॉड कैटेगरी। आइटम्स इंक्लूडेड इन थर्ड स्केड्यूल, नॉट कवर्ड कहाँ पे लिखा हो? सवाल क्या है? सवाल दोबारा पढ़े, अपना आंसर पढ़ें ज़रा। नहीं आया? अच्छा, उसने तेरे से रजिस्टर मंगवाया। इसको आप पैराग्राफ में क्यों लिख रहे हैं? आप उसकी बुलेट्स में लिखें, 3 बुलेट्स लिखें, उसने जो पूछा उसको 3 लाइनों में जवाब दें, डेट्स इट। पैराग्राफ नहीं रिक्वायर्ड है, हमें बिला वजह कि आप पैराग्राफ लिख रहे हैं। 3 बुलेट्स, डेट्स इट, जो उसने पूछा वही जवाब दें, मुंह पे मारें उसके, मेरे नहीं एग्जामिनर के। कि जैसे ये बुलेट्स लिखें टू द पॉइंट, आपको मार्क्स मिल जाते हैं इजीली। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स आएगा, इदारे हैं गवर्नमेंट को नहीं। सही है। तो ये नोट्स प्रोवाइड कर दें कल हो जाएंगे ये, आज या कल हो जाएंगे इंशाल्लाह, कल क्लास से पहले मिल जाएंगे आप। सप्लायर टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पर ही की हो गया है। सही है, का मज़ा नहीं आता घर जा। वो भी लिख लिया, तेरा भी पेपर है, वो लेके बैठा करो रजिस्टर, अपना पेपर पास करो। निकालना होगा जैसे निकाल लूँगा, रजिस्टर ना हो तेरे पास। नहीं वीडियो रिकॉर्ड करने से नहीं। सही है। सर ये ऊपर जिसने क्या लिस्ट का मतलब तो यही हो गया ना कि उसने पॉइंट्स मांगे, बुलेट्स मांगे, तो उनको बुलेट्स में ऊपर भी ये पैराग्राफ लिखना है, उसमें ज़रूरत नहीं है। पहली लाइन के एक्सेप्शन टू जनरल रूल, उससे कि एक्सेप्शन टू द अबव रूल, 3-4 बुलेट्स लिखें, कहानी ख़त्म। लड़के थेरी आ गई तुझे हैं? लड़के थेरी आ गई है। आप लोगों का टाइम अप हो गया, आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। हमने एलोकेटेड टाइम में करना था सवाल, और आप लोगों का 2 मिनट ऊपर हो गए हुए हैं। खुदा के लिए मैं कल से लेट नहीं होने वाला, मैं रात को यहाँ भी सो रहा हूँ आज के बाद। चाय भी आ जाती है, चाय दिल में होती है यार।
इसके सवाल हो रहे हैं, नाश्ता की बात कर रहे हैं। कल तो रो रहा था ये कि सर मेरी भूख ख़त्म हो गई हुई है, क्या करूँ। आप यो भाग के जाओ। क्यों भाई, पास पेपर शुरू हो गए होना, साथ साथ हो रहे हैं पास पेपर्स। अब यहाँ पे नोट कहीं नहीं लिखा हुआ था और आपने नोट लिख दिए। जहाँ पे नोट था वहाँ पे आपने नोट नहीं लिखा, जहाँ पे नोट नहीं था आपने वहाँ पे नोट कर दिया। फिर कह रहा हूँ सवाल ध्यान से पढ़ने। क्या क्वेश्चन है, कहता है जी ये जनरल रूल है, यार बातें कम करो। कहता है ये जनरल रूल है। रूल क्या है कि अगर आप सप्लाईज कर रहे हैं किसको, ऐसे बंदे को जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, यार निकल जाओ बाहर आप। फिर किसको, जिस बंदे के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, मतलब जो अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप उसको सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम नॉर्मल टैक्स चार्ज करते हैं और फर्दर क्या करते हैं 3% टैक्स चार्ज करते हैं। नॉर्मल रूल्स यही है। उसने कहा कि मुझे इसकी एक्सेप्शंस बताएं कि वो कौन से सिनेरियोज हैं जिस पे हम 3% टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, और वो हम नहीं पढ़े कि इनको अगर आप सेल कर रहे हैं इनके ऊपर फर्दर 3% टैक्स चार्ज नहीं होता। तो कोई से 3 या 4 पॉइंट्स ये वाले लिख रहे थे आपने, डैट्स इट। क्यों भाई, अब समझ आई सवाल की। तो यहाँ पे नोट नहीं आना था। और भी थेरे वाले भाई, अब थेरी हो रही है। इसका क्या दिखाना, पास पेपर एनालिसिस बोला, स्लाइड ओपन करनी पड़ेगी हमें। $28 28% पासिंग मार्क्स थे इस क्वेश्चन के। यार ये मेरा ले जाओ उधर ही, मैंने नहीं, उधर रख दो ऑफिस में सर, जहाँ रख के ना। तो क्यों भाई पास पेपर हो रहे हैं। हाँ वो तो बड़ा मुश्किल था सेल्स टैक्स के पास पेपर नहीं होते एंड ये ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग। सेल्स टैक्स की थ्योरी याद नहीं होती जी। हो रहे हैं पास पेपर्स, आज चेक तो पास पेपर शुरू हुए हैं आपके पास, हर चीज़ के पास पेपर शुरू हो जाएंगे। आगे आगे चले। अब ये याद नहीं करना आपने, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, ये याद नहीं करने आपने बिल्कुल भी, ये नॉलेज के लिए है। बिकॉज मैंने कहा था कि जो रेट आपके लिए एप्लीकेबल है वो 2 ही थे। 3-4 स्केड्यूल्स जो हैं वो आपके लिए एप्लीकेबल हैं जो टैक्स में सिलेबस में है। एक नॉर्मल रेट 17% वाला, एक आपके पास आएगा 5th स्केड्यूल जो है आपकी 0 रेटेड गुड्स का, एक है 6th स्केड्यूल जो हमने कर लिया डैट वाज एग्जाम्प्ट सप्लाईज, और फिर आएगा हमारे पास 3rd स्केड्यूल जो किसका होगा, रिटेल का। ये बस हमने करने हैं, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है कि हमारे पास 8 स्केड्यूल भी होते हैं। 8 स्केड्यूल क्या है, इसमें ना लिस्ट हमें दे दी गई है कुछ आइटम्स की। अगर हम इन्हें बेच रहे हैं ना या इनमें डील कर रहे हैं, इनके ऊपर भी सेल्स टैक्स चार्ज होगा, लेकिन 17% के ऊपर चार्ज नहीं होगा, 17% से कम रेट के ऊपर चार्ज होगा। सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा है बट 17% से कम रेट। जितने भी आपके ये मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, फ्लेवर्ड मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गई, मार्जरीन वगैरह हो गई, इनके ऊपर कितना होता है टैक्स, 10% होता है। ठीक है, 17% नहीं, मतलब जो कंट्री का जूस है, एप्पल जूस या मैंगो जूस, उस पर 17% GST लग रहा होगा, लेकिन जो ये मिल्क प्रोडक्ट होंगे जैसे फ्लेवर्ड मिल्क है उस पर कितना होगा, 10%। इसके अलावा अगर आप सोना बेच रहे हैं, चांदी बेच रहे हैं अनवर्कड कंडीशन में, मतलब रॉ फॉर्म में, सोने की ईंटें वगैरह हो गई, तो उस पर कितना होता है, 1% होता है। अगर आप ज्वेलरी बेच रहे हैं उसके आर्टिकल्स बना के, तो फिर क्या होगा टैक्स, जो गोल्ड की वैल्यू होगी उस पर लगता है 1.5%, जो डायमंड होगा उस पर लगता है 2%, और जो आपने बनाए हैं आपके सर्विस चार्जेस हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं बनाने में, उस पर कितना होता है, 3% होता है। तो अगर आपने इस पर इनपुट क्लेम करना होता है, सिर्फ आप गोल्ड पे कर सकते हैं, डायमंड पे कर सकते हैं, इस सर्विस चार्जेस के ऊपर आप नहीं कर सकते क्लेम। उसके अलावा वो तमाम मशीनरी जो लोकली पाकिस्तान में नहीं बन रही होती, वो तमाम मशीनरी जिसका कोई लोकल सब्सटीट्यूट नहीं है, उसका कोई लोकल नेमुल बदल नहीं है, अगर आप कोई ऐसी मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर कितना टैक्स लग रहा होगा,
10% टैक्स लग रहा होता है। आप कोई मशीनरी इंपोर्ट करें जो यहाँ पे भी मौजूद है, आप कितना टैक्स पे करेंगे? 17% पे करेंगे। लेकिन आप ऐसी मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं जिसका कोई लोकल मार्केट में चीज़ अवेलेबल नहीं है, कोई इसका लोकल सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, उस पर कितना टैक्स पे किया जाएगा? 10% पे किया जाएगा। तो ये स्केड्यूल इसमें क्या है? रिड्यूस्ड आइटम्स है, टैक्स लग रहा है लेकिन अलग रेट्स में। अब किसी पे देखो 10 है, किसी पे 1 है, किसी पे 3 है, किसी पे 5 है। अब फर्टिलाइज़र्स यहाँ पे आती है, उस पर 2% होता है, सीमेंट यहाँ पे फॉल कर रहा होता है, उसके अलावा और भी बड़े आइटम्स हैं जिसमें फॉल करें। तो ये आपने याद नहीं करना, ना पेपर में आपसे ये पूछेगा, ना इसकी न्यूमेरिकल इम्प्लीकेशन है आपके सिलेबस में। ये सिर्फ लिसन ओनली। अच्छा, ये जो हमने बात की है ना, ये इंपोर्ट वाली आखिरी बात, इसका यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, ये सुन लीजिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। हमारे पास जो इंपोर्टर है ना, वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं कमर्शियल इंपोर्टर, और दूसरा जिसे हम क्या कहते हैं? नॉन कमर्शियल इंपोर्टर। कमर्शियल इंपोर्टर में और नॉन कमर्शियल इंपोर्टर में क्या फ़र्क है? क्योंकि इंपोर्ट आपके सिलेबस में नहीं है, कस्टम आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको इसके ऊपर इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंपोर्टर में, कमर्शियल इंपोर्टर में और नॉन कमर्शियल इंपोर्टर में क्या फ़र्क है? तो एक कमर्शियल इंपोर्टर वो है जो गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है और मार्केट में बेच रहा है। उसने गुड्स इंपोर्ट की और मार्केट में बेच, उसका काम ही यही है, चीज़ें इंपोर्ट करके मार्केट में बेचना, फैक्ट्री में बेचना, सप्लाई करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये कमर्शियल इंपोर्टर है। नॉन कमर्शियल इंपोर्टर कौन होता है? जिसने अपने लिए सिर्फ गुड्स इंपोर्ट की हैं। जैसे एक फैक्ट्री है, वो क्या कर रही है? वो अपना रॉ मटेरियल खुद इंपोर्ट करती है, खुद ही उसको बनाती है, खुद ही बेचती है, वो मार्केट में नहीं बेच रहे। वो क्या कहलाएंगे? हमारे नॉन कमर्शियल इंपोर्टर कहला रहे होंगे। कमर्शियल इंपोर्टर क्या है? भाई तू सामान मंगवाएगा, जिसने आना खरीद ले जाए, वो मार्केट में बेचने वाला बंदा है। नॉन कमर्शियल इंपोर्टर क्या है? सिर्फ अपने लिए इंपोर्ट करते हैं, खुद ही कंज्यूम करते हैं, खुद ही बनाते हैं, खुद ही आगे बेच रहे होते हैं, ये मार्केट में नहीं बेच रहे होते। अब इन दोनों ने इंपोर्ट करना है, और ये किस चीज़ को इंपोर्ट कर रहे हैं? इस मशीनरी को या उस आइटम को जिसका लोकल सब्सटीट्यूट यहाँ पे नहीं है, जिसका लोकल सब्सटीट्यूट नहीं है। तो ये भी 10% टैक्स पे करेंगे, ये भी क्या करेंगे? 10% टैक्स ही पे कर रहे होंगे। बट डिफरेंस क्या होगा? जब कमर्शियल इंपोर्टर जो मैन्युफैक्चरर है, जो नॉन कमर्शियल इंपोर्टर है, अगर वो कोई चीज़ इंपोर्ट करे जो उसने खुद इस्तेमाल करनी है, मतलब उसने एक प्लांट इंपोर्ट करना है, उसने फैक्ट्री में लगाना है, उसने खुद इस्तेमाल करना है, और उस प्लांट का लोकल सब्सटीट्यूट भी नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसको इंपोर्ट करने के लिए दे देंगे। उससे कहेंगे कि तुमने ना हमें एक पोस्ट डेटेड चेक जमा करवा देना है, वो होगा डिफरेंशियल अमाउंट का, कि नॉर्मल जीएसटी कितना है? 17%। आपको कितना अलाउ होगा? 10%, बिकॉज इस चीज़ का लोकल सब्सटीट्यूट नहीं है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 7%। अब 7% का क्या होगा? आप चेक जो है हुकूमत को जमा करवा देंगे कि ये हम आपको 7% का चेक जमा करवा रहे हैं, एज अ गारंटी, अमानतन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कस्टम वाले इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहते हैं कि जब आपने ये प्लांट इंपोर्ट किया ना, आप इस प्लांट को खुद इस्तेमाल करेंगे। तो जब आपने प्लांट इंपोर्ट किया, जब आपने प्लांट इंस्टॉल कर लिया, इंपोर्ट करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे और जब आप अपनी फ़र्स्ट रिटर्न जमा करवाएंगे, हुकूमत आपको ये 7% क्या कर देगी? चेक वापस कर देगी। उसको इन कैश नहीं करवाते, वो क्या कर देंगे? आपको फौरी तौर पे वापस कर देंगे। सॉर्ट ऑफ गारंटी है कि हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं, तो आप ये बेनिफिट को अवेल करें। अगर आपने कहा है कि हमने अपने लिए प्लांट मंगवाया है, तो खुद ही इसे क्या करना है? आपने इस्तेमाल करना है। सो फॉर डैट पर्पज़ वो आपसे एक श्योरिटी ले रहे हैं टेम्परेरी बेस के ऊपर। जैसे ही प्लांट आपका आ गया, आपने इंस्टॉल किया, फर्स्ट रिटर्न जमा कराई, गवर्नमेंट ने कहना है भाई ये लो आपका चेक वापस है, हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। उसके बाद प्लांट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कल को बेचें, जो मर्ज़ी करें, उसके बाद वो क्या होगा? नॉर्मल चलेगा। ये है किसके लिए? मैन्युफैक्चरर के लिए, जो नॉन कमर्शियल इंपोर्टर है। जो कमर्शियल इंपोर्टर है, जिसने लेके आगे बेचना ही बेचना है, उसके लिए क्या होता है? इसे भी कहते हैं कि आप भी ये डिफरेंशियल अमाउंट है ना 7%, इसका या तो हमें कैश जमा करा दो, या चेक जमा करवा दो, या पे ऑर्डर जमा करा दो, या बैंक गारंटी जो है ये जमा करवा दो। और वो किस लिए ले रहे हैं? वो इस चीज़ के लिए ले रहे होते हैं कि अगर आपने ये प्लांट या ये मशीनरी इंपोर्ट की है, ये जो जिसका कोई लोकल सब्सटीट्यूट नहीं है, जिस पे आप 10% टैक्स पे कर रहे हो, वो सिर्फ आपसे इस चीज़ की गारंटी ले रहे हैं कि आप इंपोर्ट करने के बाद जब इसको आगे बेचेंगे ना, तो बेचना किसको? आपने रजिस्टर्ड पर्सन को बेचना है, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को नहीं बेचेंगे। आपने कोई प्लांट इंपोर्ट किया, आप इंपोर्ट करने के बाद आगे बेच दें
किसी भी रजिस्टर्ड बंदे को ये जो आपने हमें गारंटी दी होगी हम आपको वापस कर देंगे। अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को बेच दिया ना तो फिर क्या होगा, वो गारंटी पकड़ लेंगे, कहेंगे नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर आप ऐसी मशीनरी वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप अगर रजिस्टर्ड पर्सन को ही बेचें। तो आप रजिस्टर्ड पर्सन को बेचेंगे तो ये जो कमर्शियल इंपोर्टर ने चेक या अमाउंट वगैरह पे की होगी वो क्या कर दी जाएगी, वो आपको वापस कर दी जाएगी। अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को बेच दिया फिर आपको वापस नहीं करेंगे, कहेंगे आपने वादा की खिलाफी की है, अब हम आपको वापस नहीं कर सकते। तो दोनों में ये डिफरेंस है, सिर्फ आपने सुनना है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कमर्शियल इंपोर्टर में और नॉन कमर्शियल इंपोर्टर में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, आगे चलें। अब ये जो हम बात कर रहे थे कैपेसिटी टैक्स की, जो हमने यहाँ पे लिखा था 8 स्केड्यूल की और 9 स्केड्यूल की। अब देखिए 9 स्केड्यूल क्या है, ये मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर फिक्स टैक्स होता है, ये सिम्स के ऊपर फिक्स टैक्स होता है, सैटेलाइट फ़ोन के ऊपर फिक्स टैक्स है। अब एक सिम पाकिस्तान में जब एक्टिवेट होती है ना, एक्टिवेशन के वक्त गवर्नमेंट ऑफ जो सिम की कंपनीज होती हैं ये हुकूमत को 250 रुपया फ़िक्स पे कर देते हैं। वो कंपनी पे करी, आप नहीं पे कर रहे, बाद में कंपनी निकलवाती है आपसे पैसे हैं 250 रुपये की वजह से, लेकिन वो पे कर रहे हैं। अब ये है कैपेसिटी टैक्स। कैपेसिटी टैक्स क्या होता है कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। वो उनको कहते हैं हमें नहीं कंसर्न कि आप सेल कर रहे हो, आप परचेज़ कर रहे हो, आप किसी काले चोर को बेच रहे हो, आप फ्री में दे रहे हो, हमें से कोई कंसर्न नहीं है। आप प्रोड्यूस कर रहे हो ना, हम आपसे क्या ले लेंगे, हम आपसे टैक्स पकड़ लेंगे, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर क्या लगा देंगे, वो टैक्स लगा देंगे। इतनी गुड्स प्रोड्यूस की हैं, इसके हिसाब से हमें इतना टैक्स पे कर दो, दैट्स इट। जैसे ये ईंटों का भट्टा होता है, अब आपका ईंटों का भट्टा लगा हुआ है फॉर एग्जांपल सिंध में या KPK में या बलूचिस्तान में या पंजाब के कुछ मखसूस जैसे साउथ पंजाब से मियाँ वाले मुल्तान आता है, वो कहते हैं जितने मर्ज़ी ईंटें बेचो, जिसको मर्ज़ी बेचो, आपने हमें 7,500 क्या करना है पर मंथ सेल्स टैक्स जमा करा देना है। चाहे आप 1 करोड़ ईंट बेच रहे हो, चाहे आप 1000 ईंट बेच रहे हो, चाहे फ्री में दे रहे हो, चाहे जो मर्ज़ी कर रहे हो, जितने मर्ज़ी की ईंट बेचो, हमें आपने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर क्या करना है 7,500 रुपया पर मंथ टैक्स जमा करा देना है। अगर आपका भट्टा पंजाब में है, झेलम सरगोदा मतलब जो सेंट्रल पंजाब में लगा हुआ है, तो कितना पे करेंगे 10,000। अगर आपका ईंटों का भट्टा लगा हुआ है लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद में, तो फिर कितना पे कर रहे होंगे आप गवर्नमेंट को 12,500 पे कर रहे होंगे। इरिस्पेक्टिव ऑफ योर सेल्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एनीथिंग, वी आपसे फिक्स अमाउंट में क्या कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स ले रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, आपका कैपेसिटी टैक्स होता है। ये भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिक्स अमाउंट है, कट इतनी लेंगे हर महीने 7,500। अब सवाल है हु इज़ लाइबल टू पे सेल्स टैक्स, ये भी पेपर में आता है। अब पेपर में ये 3 सवाल जो है ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि सेल्स टैक्स कौन पे करेगा, हु इज़ गोइंग टू पे द सेल्स टैक्स, कौन पे करेगा। सबसे पहले इंपोर्टर, जो गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है वो क्या करेगा, टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, यही है। उसके अलावा जो टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो टैक्स पे करेगा, और जो सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है वो क्या करेगा, टैक्स पे कर रहा होगा हुकूमत को। यहाँ पे है हु इज़ लायबल टू पे सेल्स टैक्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कौन पे कर रहा है, तो जो सप्लायर है ना, जो सेल कर रहा है वो हुकूमत को टैक्स पे कर रहा होता है। अभी हमने सप्लाई चेन पढ़ी नहीं थी, सप्लाई चेन में क्या हो रहा था, आप आउटपुट टैक्स ले रहे थे, आउटपुट टैक्स आपने लिया 1000 रुपया, ये किसने लिया होता है, सेलर ने। सेलर क्या करता है, इस आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स अपना लेस करवाता है और रिमेनिंग कितनी अमाउंट आती है 3000। ये कौन पे कर रहा है गवर्नमेंट को, सप्लायर। तो हुकूमत को टैक्स कौन पे कर रहा होता है, सेलर पे कर रहा होता है, नॉट बायर। बायर ने अपना टैक्स इसको ही दी है, इसने अपना टैक्स एडजस्ट किया, गवर्नमेंट को कौन बंदा पे कर रहा होगा, सप्लायर पे कर रहा होगा जिसने गुड्स सेल की हैं। ठीक है, उसके बाद है व्हेन टू पे सेल्स टैक्स, ये 2 नंबर का सवाल है पेपर में, 2 मार्क्स का सवाल है कि सेल्स टैक्स किस वक्त कब पे किया जाएगा। सिंपल सी बात है, जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं, जब कस्टम पे कर रहे होते हैं तब सेल्स टैक्स पे करेंगे, और नॉर्मली अगर लोकल सेल्स कर रहे हैं तो जब आप अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे होंगे उस वक्त आप क्या कर रहे होंगे, सेल्स टैक्स पे कर रहे होंगे। 2 नंबर का सवाल है, 2 लाइनें हैं सिर्फ, इतना ही लिखना है आपने, पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 लाइनें लिखो, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको कि इन 2 इवेंट्स में सेल्स टैक्स जो है आपका पे किया जाएगा। ठीक है।
यहाँ तक कोई सवाल? हम इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कल हम अपना फिफ्थ स्केड्यूल, थर्ड स्केड्यूल इस तरह चीज़ें डिस्कस करेंगे। साथ साथ हमारे पास पेपर शुरू हो गए हैं। अगले 2 स्केड्यूल्स के बाद वी विल बी लाइक एबल टू डू द न्यूमेरिकल्स। तो सैटरडे को हम इंशाल्लाह फॉर्मेट डिस्कस कर रहे होंगे अपना, उससे ऑनवर्ड फिर आप न्यूमेरिकल्स खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज आपको रूल्स याद हो गए हैं। वह आपको समझ आना शुरू हो गया कि 17% किस पे लगाना है, 3% किस पे लगाना है, 3% किस पे नहीं लगाना, ये समझ आ गई है। एग्जाम्प्ट कौन सी होगी ये समझ आ गई है। अब 2 चीज़ें रह गई हैं, ज़ीरो वाली कौन सी है और थर्ड स्केड्यूल वाली कौन सी है, और डिस्काउंट किस पे अलाउ है किस पे अलाउ नहीं वो भी बता दिया हुआ है। अब सिंपल इस नॉलेज को हमने उतारना है फॉर्मेट में, आपके न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे 100%। ठीक है, तो इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 डेज़ हमारा सेल्स टैक्स तकरीबन वाइंडिंग अप पे पहुंच गया होगा। तो अब बताएं, सेल्स टैक्स मुश्किल है? आज तो आज पास पेपर भी किए हैं। आज कल हम मज़ीद पास पेपर क्लास के साथ ही ऐसे कर रहे होंगे, मज़ीद पास पेपर्स जो हैं थ्योरेटिकल बेस वाले। सर क्वेश्चन समझना होता है, तो पीछे पीछे रह गई है। बस वही तो कह रहा हूँ। ये लाइट ऑन करा के बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। ये अगर ऑन होगा तो ये बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। चलें, कल आपको पहले नोट्स मिल गए होंगे तो आप अपने हैंड आउट से देख लीजिएगा। जी जनाब, कोई मुश्किल अभी तक, कोई प्रॉब्लम? तुम हफ्ते को बड़े सेल्स टैक्स कैसे होगा? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा सेल्स टैक्स। इनकम इससे ज़्यादा आसान है। जितना हमने भी सेल्स टैक्स किया है ना, जितना सेल्स टैक्स किया है, मैं आपको इसके एंड के सिर्फ 5 पेजेस दूंगा। वो 5 पेजेस आपके 30 में से 25 नंबर हैं। पूरे वो 5 पेजेस, ये पूरा सेल्स टैक्स समराइज वे में, वही आपका पेपर में, उसमें से बाहर आई कैप पे सवाल नहीं आना, और वही करके आपका सेल्स टैक्स कंप्लीट हो जाता है। ये सेल्स टैक्स में से कितने परसेंट का पेपर आता है? 30%, 30 नंबर हैं, और ये हर साल में आने ही आने हैं, और ये पेपर पास करा देंगे। 30 नंबर का सेल्स टैक्स है, 15 नंबर का बिजनेस है, 45 नंबर हो गए। और चैप्टर 1 5 नंबर का हमने कर लिया हुआ है, 50 नंबर तो मैंने करवा देने हैं आपको। 50 नंबर नहीं ले सकते यार, कैसे लोग हो? फिर कहते आई क्या फेल करता है। कितने आसान है ना, हैं? आई क्या फेल करता है? आप फेल खुद होते हैं मेरे भाई। रिसोर्सेस, इफेक्टिव रिसोर्सेज नहीं मिलते तो फेल हो जाते हैं। अब देखें जी, हमने कितनी डिटेल पढ़ी है, लेकिन ये सर आपको एक पेज पे मिल रहा है। आप कहना अच्छा सिर्फ ये चीज़ याद करने वाली थी, आपने याद वही करनी है। तो भी सर आपको कंसेप्ट समझाना है कि यार अगर पेपर में कोई आउट ऑफ द वे चीज़ आए तो आपको चीज़ें पता हो कि ये ऐसे हैं और ये ऐसे हैं, इस तरह चल रही हैं। दैट्स इट। तो सिर्फ 5 पेजेस हैं सेल्स टैक्स के, जो पेपर पास करा देते हैं, और इनकम टैक्स के 30 पेजेस हैं। बस रिसोर्सेज इफेक्टिव है। और इनकम टैक्स सेल्स टैक्स से ज़्यादा था। हाँ, इनकम टैक्स सेल्स टैक्स ज़्यादा आसान है, वो वॉल्यूम में ज़्यादा है बट वो ज़्यादा इजी है। बिजनेस भी इसी तरह आसान होगा। यार कारोबार करना बड़ा आसान है, इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस भी इतना ही आसान है। डिपेंड करता है करवाने वाला कौन है, डिपेंड्स करवाने वाला कौन है। अदरवाइज़ मैं आपको चले दिखाता हूँ, एक सेकंड। यही जब चीज़ें पढ़ी हैं ना, मैं आपको ज़रा किताब से दिखाता हूँ। और ये जब आप किताब देखते हैं तो आप कहते हैं यार हमने ये कर लिया, आप खुद एतमाद की कमी का शिकार हो जाएंगे। हाँ वाह, ये देखें, ये इसने कितना मनहूस लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर, हमने कितना प्यारा लिखा हुआ था। देखें कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये नहीं आ रही है। देखें इससे सारी बातें लिखी हैं कि फर्दर टैक्स किस पे चार्ज होगा, किस पे चार्ज नहीं होगा, हमने यही बातें की हैं। थर्ड स्केड्यूल अभी हमने डिस्कस करना है। कैपेसिटी टैक्स हमारा हो गया, रिटेलर्स हमने कल डिस्कस कर रहे होने। उसके अलावा एग्जाम का प्राइस कहाँ पे गई, नीचे होंगी, चैप्टर नंबर 18 ही चल रहा है। ये देखिए, हु इज़ लायबल टू पे सेल्स टैक्स, अभी हमने डिस्कस किया है। इसने क्या लिखा है, मैंने यही लिखा है, बट जो लिख दिया है उसकी लैंग्वेज ईजी है, उस वही बात की है।
ये एग्जाम गुड्स हैं, ठीक है। अब जो एग्जाम हमने की हैं आप वो देख लें और ये देख लें। तो ये हम तकरीबन हम ये भी कर चुके हैं। इंशाल्लाह सैटरडे को चैप्टर नंबर 17 18 दोनों हमारे डन हुए होंगे। तो आप जब यहाँ से जाते हैं ना, जब आप इतनी बड़ी देखते हैं अंग्रेज़ी, कहते हैं यार पंगा ले लिया, तुमसे ना हो पाएगा बेटा। लेकिन फिर हम आप लोग कहते हैं कि सबका बदला लेगा फजल हुआ। अब देखिए ये उसने सारी बातें बताई हुई हैं, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करवाना है एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स है। हम सारा डिस्कस करके आ रहे हैं, साथ साथ करके आ रहे हैं। तो ये वही बताने वाला तरीका होता है कि करना कैसे है। अगर मैं इसको चलता ना लेके, मैं इसको शुरू करता और चैप्टर 17 पहले कराता, फिर 18 फिर 19, ये बहुत बड़ा अजाब है। हम 17 से कुछ चीज़ कर रहे हैं जो उससे कनेक्टेड चीज़ 18 ने लिखी है, वो हम कनेक्टेड टॉपिक्स को साथ लेके चल रहे हैं। सो दैट्स वाई थोड़ा सा ईजी है। और मैं इसलिए कहता हूँ हो सकता है, रिसोर्सेज अच्छे हैं ना, ठीक है। अब देखें कि सेल्स टैक्स का क्लेम होता है, अभी हमने बात की इंपोर्ट पे, उसने सारा यहाँ पे फैलाया हुआ है। तो ये चीज़ें इजी हैं यार, इजी है। टैक्स का पेपर इजी है अगर करने का तरीका आता हो, अगर नहीं आता तो मुश्किल भी है। अगर आप इस बुक को खोल के बैठ जाएं आपसे नहीं होना इतने शॉर्ट टाइम में। लेकिन जब आपका सेल्स टैक्स कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर आप वापस आइएगा इस किताब में, अब तुम्हें चैप्टर पढ़ लीजिएगा, कहेंगे यार सिर्फ ये चीज़ थी, लिखा अरेंज अच्छा नहीं किया हुआ। क्योंकि वो जो किताब है वो उन्होंने प्योर एक्ट को पकड़ा है, जितने सेक्शंस एप्लीकेबल थे वो कंट्रोल सी की हैं सेल्स टैक्स एक्ट के, अपना एक ऐप के फॉर्मेट में पेस्ट की हैं, एग्जाम्पल्स भी इसमें रखी हैं, तैयार कर दी किताब। तो वो उसकी अरेंजमेंट प्योर एक्ट के मुताबिक है। और एक्ट तो समझना मुश्किल है कि कोई बात पहले कोई बात बाद में, उसका कनेक्टिंग रूल जो है कहीं और लिखा होता है। तो हम चीज़ें करने कनेक्ट करके चीज़ों को, तो जब ये आपका ख़त्म हो जाएगा फिर आप 17 18 19 बेशक पढ़ लीजिएगा, आप बाद में कभी बुक को देखेंगे नहीं, कहेंगे यार वो फारग है, उस पर नहीं होता। और इन स्लाइड्स में हर चीज़ कवर्ड है, कोई एक लाइन नहीं छोड़ी होगी, लेकिन थोड़ी अरेंज सॉर्टेड वे में चल रही होगी, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है। इनकम टैक्स भी आसान है। ये यहाँ पे शायद कोई समरी पढ़ी हो तो मैं आपको समरी दिखाता हूँ इनकम टैक्स की, अगर पढ़ी हो। तेरी कल के चक्करों में ना तेरे 3 अटैम्प्ट लग गई हैं, 2 अभी और लगनी है ना, अभी 2 तेरी और लगनी है ना, पता नहीं कहाँ पे है। खैर है, वैसे भी आप रेडी हो जाएं। फिर 20 तारीख के बाद ना अपने घर वालों को ना वो अलविदा लेके आइएगा। मुझे 20 जनवरी से लेके ना आप लोगों ने 20 फेब तक का अपना टाइम दे देना डेडिकेटेडली, पेपर पास है आपका। इसके अलावा R1 का भी, क्योंकि मैं R1 की भी 20 जनवरी के बाद शुरू कर दूंगा यहाँ पे रिवीजन। 15 डेज कंप्लीट R1 विद पास पेपर्स, पास उसको। ये कौम नहीं सुधरती। एक बंदा फ्री में हर चीज़ करवाने के लिए वो डर के बैठ गया, फिर कहता है क्या फेल कर देता है। तुम डिज़र्व करते हो भाई, बर्गर ज़्यादा कौम हो यार। तो रेडी हो जाए, 20 जनवरी तक जितनी ज़िंदगी जिनियाँ जी लें इफ़ेक्टिव रिसोर्सेज के साथ ना। बस गिनती के 20 दिन दे दो मुझे, 20 दिन 4 घंटे, डेट्स इट। कितने बनते हैं? 80 आवर्स बनते हैं ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से। होमवर्क सिर्फ वही जो क्लास वर्क हुआ होगा, उसके अलावा भी कोई नहीं। ये दोनों सब्जेक्ट पास करवाऊंगा आपसे।